हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्टेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंदर आपके पंचायती राज का जो टॉपिक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके इतिहास के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके क्या है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं प्रश्नों का भी बाद में डिस्कशन करवाऊंगा। आपने देखा होगा कि कल रात को आपके क्या है आरएस की वैकेंसी आ चुकी है। क्या है, आरएस की वैकेंसी आ गई है। और आरएस के अंदर भी प्रश्न आए हैं, पीएसआई में आए हैं। आपके जितने भी पेपर है यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इतिहास देखेंगे। इतिहास के बाद में आपके क्या देखेंगे, 73वां संविधान संशोधन है उसके बारे में। नगर निकाय का हम अलग अलग लेके आएंगे। पंचायती राज आज कंप्लीट है, क्योंकि इसके अंतर्गत राजस्थान से संबंधित आपका क्या पुट दे रखा है, क्योंकि राजस्थान है यहाँ पे आपके पैसा अधिनियम है। फिर आपके क्या पैसा 96 वाला भारत सरकार का है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। आपका पंचायती राज है, तो इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से आपके क्या है अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों के अंदर क्या लिखा हुआ मिलान वाला प्रश्न बन सकता है। संविधान का कौन सा भाग है, कौन सी अनुसूची है। फिर आपके प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, ऐसा प्रश्न बने तो वो भी प्रश्न हमारा क्या क्लियर होना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से हम क्या है, सबसे पहले भारत के अंदर आपका जो स्थानीय स्वशासन है, क्या है स्थानीय स्वशासन है, इसका जो विकास है उस विकास क्रम को देखेंगे कि कैसे हैं। क्योंकि ये जैसे पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, ये सत्ता आपके क्या है वैदिक काल से चली आ रही है। जो आपका वैदिक काल है उस समय भी आपके क्या है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाता था। तो वहां से डिस्कशन करते हुए वर्तमान में हम कहां पे पहुंचे हैं, जो 2011 का आपके नियम है उन नियमों तक पहुंचेंगे। 2018 आरएस का प्री हुआ था, वहां पे 2018 के अंतर्गत 2011 वाले नियमों से प्रश्न पूछा था, वो भी प्रश्न डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे क्या है भारत में स्थानीय स्वशासन, सबसे पहला आपका क्या है वैदिक काल है। इस वैदिक काल के अंतर्गत आपके जो पंचायत है, इस पंचायत के मुखिया को क्या कहते थे। हो सकता है कि ये 4-5 दे रखे हैं, इसमें से आपके सामने दे दे सूची 1 और सूची 2 से आपको मिलान करवाया जा सकता है। तो ग्रामीणी आपके किस में कहा जाता था, वैदिक काल के अंतर्गत आपके ग्रामीणी कहा जाता था। और ग्राम योजक कहा जाता था बौद्ध काल के अंतर्गत। कब भाई, बौद्ध काल के अंतर्गत ग्राम योजक है। ग्रामीणी आपके वैदिक काल के अंतर्गत है। मौर्य काल है, इस मौर्य काल में आपके क्या है ग्रामिक कहा जाता था। और मुगल काल के अंतर्गत आपके क्या है मुकदम कहा जाता है। क्या कहा जाता, वर्तमान में आपका सरपंच कहा जाता, आपको मालूम है। तो यहीं पे याद कीजिएगा कि वैदिक काल है, इस समय आपका ग्रामीण कहा जाता था। ग्राम योजक आपके बौद्ध काल के अंतर्गत है। और ग्रामिक आपके किसके अंतर्गत है, तो आप कहेंगे मौर्य काल के अंतर्गत है। और मुगल काल के अंतर्गत आपके क्या है मुकदम कहा जाता है। तो आपको क्या है वैदिक काल, इसमें आपके क्या है ग्रामीणी। फिर आपका बौद्ध काल, इसमें आपका ग्राम योजक। ठीक है। फिर आपके कौन सा है, मुगल काल में आपका मुकदम। क्या है मुकदम कहा जाता था। तो ऐसा प्रश्न आए तो मिलान वाला आपसे क्या है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस चीज को आपको याद कर लेना है। फिर आपके क्या है कि ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है कि उत्तर मेरू आपका कौन सा है। उत्तर मेरू जो अभिलेख है परांतक प्रथम है आपके चोल साम्राज्य के अंतर्गत। कहाँ पे, आप कहेंगे आपका चोल साम्राज्य है, कौन सा चोल शासक था, परांतक प्रथम है। इन्होंने एक शिलालेख अभिलेख खुदवाया था, उत्तर मेरू अभिलेख। कौन सा, उत्तर मेरू अभिलेख खुदवाया। इसमें सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की आपके क्या जानकारी प्राप्त होती है, आपसे पूछा जा सकता है प्राचीन काल के अंतर्गत कौन से अभिलेख से आपके क्या है स्थानीय स्वशासन की जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको आंसर देना है कि उत्तर मेरू अभिलेख। कौन सा, उत्तर मेरू अभिलेख है। इसके अंतर्गत आपके जो ग्राम सभाएं होती है, उन ग्राम सभाओं को आपके क्या कहा जाता है, उर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उर कहा जाता है। और सभी सदस्य ग्रामवासी होते हैं। क्या है, इसके सभी सदस्य आपके क्या है, सभी ग्रामवासी होते हैं। किसके, आपके ग्राम सभाओं के, जिसे आपका उर कहा जाता है। इसमें आपके सभी गांव के जितने भी आपके ग्रामवासी हैं वो इसके आपके क्या है मेंबर होते हैं। फिर आपका विजयनगर साम्राज्य आता है। इस विजयनगर साम्राज्य के अंदर आयंगर व्यवस्था कौन सी है, विजयनगर साम्राज्य है। इसके अंतर्गत आपके आयंगर व्यवस्था है, इसको याद रखिएगा। औपनिवेशिक काल के अंतर्गत भारत में पहला नगर निगम आपके 1600
1687 में मद्रास को बनाया गया। किसको बनाया गया भाई? मद्रास को बनाया गया, और यहीं से आपके क्या स्थानीय स्वशासन की नींव रखी जाती है। इसके बाद में आपके लॉर्ड मेयो आते हैं। लॉर्ड मेयो आपके वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। लॉर्ड मेयो के बाद में आपके लॉर्ड रिपन आते हैं, और लॉर्ड रिपन किसकी बात करते हैं? तो आप कहेंगे लॉर्ड रिपन आपके बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, और वो एक प्रस्ताव लेके आते हैं आपके कब? 1882 के अंतर्गत आपके एक प्रस्ताव लाते हैं, उस प्रस्ताव को पास करवाते हैं स्थानीय स्वशासन के लिए। इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक आपके क्या है? रिपन को कहा जाता है। तो आपका प्रांतक प्रथम उत्तर मेरु अभिलेख है, याद रखिएगा। इसमें ग्राम सभाओं को उर कहा जाता था, सभी ग्रामवासी इसके मेंबर होते थे। फिर आपका विजयनगर साम्राज्य, इसके अंतर्गत आयंगर व्यवस्था, आयंगर प्रणाली हुआ करती थी, जो कि पंचायतों से संबंधित है। और औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत आपके 1687 के अंतर्गत मद्रास को पहला नगर निगम बनाया गया। उसके बाद 1726 में मुंबई और कलकत्ता को भी आपके नगर निगम आपके बना दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या है? ग्रामीणी, ग्राम योजक, ग्रामिक, आपके मुकदम, सरपंच। इसके बाद में आपका महत्वपूर्ण क्या था? इसके बाद में आपका क्या है महत्वपूर्ण? उत्तर मेरु आपका जो अभिलेख है, याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर मेरु, इसके बाद में आयंगर प्रणाली, और पहला आपका क्या है? नगर निगम 1687 के अंतर्गत मद्रास को बनाया गया है। अब इसमें आपके क्या है? देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए लॉर्ड मेयो ने प्रस्ताव स्थानीय स्वशासन का आपके मार्ग क्या करता है? सबसे पहला आपका स्थानीय स्वशासन के लिए 1870 के अंदर लॉर्ड मेयो वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव लेके आते हैं, और यही प्रस्ताव आगे जाके स्थानीय स्वशासन का जो मार्ग है उसको सुदृढ़ करता है, उसको प्रशस्त करता है। याद रखिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि वित्तीय विकेंद्रीकरण का जो प्रस्ताव है वो स्थानीय स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ है। ये कौन सा आपका शासक है, या आप कहेंगे कौन सा आपका लॉर्ड लेके आया था, वायसराय लेके आया था? तो याद रखिएगा कि लॉर्ड मेयो लेके आए हैं। फिर आपका क्या? लॉर्ड रिपन का प्रसिद्ध प्रस्ताव, जिसे स्थानीय स्वशासन का आपके मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेग्ना कार्टा। लॉर्ड रिपन की सरकार द्वारा 18 मई 1882 को इसको पास किया गया। क्या है? लॉर्ड रिपन के द्वारा आपके क्या है? स्थानीय स्वशासन के संबंधित एक प्रस्ताव लाते हैं, जिसे स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। यह 18 मई 1882, याद रख लीजिएगा, 18 मई 1882 के अंदर इसको आपके क्या जारी किया जाता है। इसलिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन है, इसके लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्या है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पर फिर आपका भारत सरकार अधिनियम आपके 1919 आते हैं। इसमें स्थानीय स्वशासन को नए प्रांतीय विधानसभाओं के लिए जिम्मेदार मंत्रियों को स्थानांतरित विषय के अंतर्गत घोषित किया जाता है। कहने का मतलब है, जो भारत आपका कौन सा है? भारत सरकार जो अधिनियम है 1919 का, इसके अंतर्गत विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक विषय को कहते थे आरक्षित विषय, एक को कहते थे हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय आपके किसके लिए होते थे? अंग्रेजों के लिए, जो कि आपके राज्यपाल के अंडर आपका काउंसिल होती थी, उसके आपके मेंबर उसको काम को देखते थे। उनके पास में वित्तीय पावर बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके पास में उत्तरदायित्व कुछ नहीं हुआ करते थे। लेकिन उत्तरदायित्व का काम आपके मंत्रियों को दे दिया, जो कि चुन के आए थे। इसलिए उनको वो सब्जेक्ट दिए जहां पे उत्तरदायित्व ज्यादा हो लेकिन पैसा नहीं था, यानी वित्तीय आपके शक्तियां नहीं थी। तो उनको आपके स्थानांतरित विषय कहा गया। कौन सा? स्थानांतरित विषय कहा गया, हस्तांतरित विषय कहा गया। और कुछ विषय ऐसे थे जो कि आपके क्या है, राज्यपाल के अंदर आपके क्या है, एक मंत्री परिषद की तरह एक परिषद हुआ करती थी, गवर्निंग काउंसिल हुआ करती थी, वो आपके विषयों को देखती थी, उसको आरक्षित विषय कहते थे। तो इसमें क्या कहा गया कि 1919 द्वारा स्थानीय स्वशासन को नए प्रांतीय विधानसभा के लिए, किसके? नए प्रांतीय विधानसभा के लिए जिम्मेदार मंत्रियों को आपके क्या है, स्थानांतरित कर दिया गया। किसको कर दिया गया है? तो आप कहेंगे स्थानीय स्वशासन को। फिर आपके 1935 के अंतर्गत किसकी बात की जाती है? आप कहेंगे प्रांतीय स्वायत्तता की बात की जाती है। और इसी प्रांतीय स्वायत्तता के साथ में आपके क्या है, स्थानीय स्वशासन को प्रांतों का विषय घोषित कर दिया जाता है। किसका? प्रांतों का विषय घोषित कर दिया जाता है। याद रखिएगा, 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की जाती है, और स्थानीय स्वशासन को एक प्रांतीय विषय घोषित कर दिया जाता है। क्या है? प्रांतीय विषय आपका घोषित कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे क्या है, ग्राम स्वराज की अवधारणा कौन देते हैं? आपके महात्मा गांधी जी देते हैं। कौन देते हैं? महात्मा गांधी जी देते हैं। इनकी पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है, तो क्या है? माई पिक्चर ऑफ
फ्री इंडिया। माय पिक्चर ऑफ आपके क्या है, फ्री इंडिया है। तो अभी हमने क्या क्या देखा उसको आपके क्या है संक्षिप्त के अंतर्गत देख लेना है। क्या है, संक्षिप्त के अंतर्गत आपके क्या है सारी चीजों को एक साथ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आपका एक साथ कर लेते हैं। अब इसको देखो, अब देखो सबसे आपके क्या है, इनको है ना एक ऐसे डायग्राम बना लेना। इस डायग्राम से आपको क्या है याद कर लेनी है, शॉर्ट चीजें बना लेनी है, क्योंकि आरएस पास करना है तो शॉर्ट नोट्स की तरफ आपको बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपके क्या है इतिहास का देखते हैं। क्या देखते हैं, इतिहास देखते हैं। इतिहास किसका देखेंगे, आप कहेंगे पंचायती राज का इतिहास देखेंगे भाई। किसका, पंचायती राज का आपका इतिहास देखेंगे। और इसके अंतर्गत सारी डिटेल को एक बार क्या है सरसरी नजरों से जल्दी से इसको क्या कवर कर लेते हैं। सबसे पहला आपका कौन सा है, वैदिक काल है भाई। कौन सा है, वैदिक काल है। वैदिक काल में इसको कहते थे ग्रामीणी। क्या कहते थे, ग्रामीणी कहते थे, ग्रामीणी कहते थे, ग्रामीणी। इसके बाद में आपका दूसरा आता है बौद्ध काल। आपका कौन सा है, बौद्ध काल आता है। इस बौद्ध काल के अंतर्गत ग्राम योजक कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, आप कहेंगे इसको ग्राम योजक कहा जाता है। तीसरे नंबर के ऊपर आपका कौन सा आता है, मौर्य काल। कौन सा, आपका मौर्य काल। इस मौर्य काल के अंतर्गत आपके क्या है, आप कहेंगे ग्रामिक कहा जाता था। और इसके बाद में आपका कौन सा आता है, मुगल काल आता है भाई। कौन सा, मुगल काल। इस मुगल काल के अंतर्गत आपके क्या कहा जाता था, मुकदम कहा जाता था। क्या है, मुकदम कहा जाता था, मुकदम। इसके बाद में आपका क्या है वर्तमान युग आता है। कौन सा, आप कहेंगे वर्तमान युग। इस वर्तमान युग में आपके क्या है सरपंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरपंच। अब देखो सबसे पहला ग्रामीणी, फिर ग्राम योजक, ग्रामिक, आपके मुकदम, और आपके क्या हो गया, सरपंच हो गया। इसके बाद में हमने क्या चीजें देखी थी, इसमें एक ही पेज के अंतर्गत आपके क्या है सारी चीजों को हम क्या कर लेंगे, आपका कवर करते हुए चलेंगे। इसके अंतर्गत आपके क्या है, ये हो गया एक तरफ आपका इतिहास। अब इसके बाद में आपके क्या महत्वपूर्ण चीज देखी थी हमने, आपका देखा था आयंगर प्रणाली। कौन सी प्रणाली, आप कहेंगे आयंगर प्रणाली है। ये आयंगर प्रणाली किसकी है, तो आपका याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की है। किसकी है, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर आपका जो साम्राज्य है हरियर और बुक्का है। इस हरियर बुक्का ने आपके इसकी स्थापना 1336 में की थी। वो विजयनगर साम्राज्य भी आपके क्या है स्थानीय स्वशासन के लिए आयंगर प्रणाली लेके आते हैं। फिर आपके क्या है चोल साम्राज्य की बात करते हैं। किसकी करते हैं, आपका जो चोल साम्राज्य है, इस चोल साम्राज्य की बात करते हैं। चोल साम्राज्य के अंतर्गत कौन हुआ था, आप कहेंगे प्रांतक प्रथम हुआ था। प्रांतक, आपका प्रांतक प्रथम हुआ। और प्रांतक प्रथम ने एक अभिलेख खुदवाया था जिसका नाम है उत्तर मेरु अभिलेख। कौन सा, उत्तर मेरु आपका अभिलेख है। इस उत्तर मेरु अभिलेख के अंतर्गत आपके क्या है लिखित में जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, आप कहेंगे इसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। किसकी, स्थानीय स्वशासन की जानकारी। स्थानीय आपका जो स्वशासन है इसकी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। अब इसके अंतर्गत आपके क्या है, आपके ग्राम सभा है। कौन है, ग्राम सभा। इस ग्राम सभा को क्या कहा गया, आप कहेंगे इस ग्राम सभा को उर कहा गया। क्या कहा गया, उर कहा गया। क्या कहा गया, उर कहा गया है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद में आपके क्या है और महत्वपूर्ण चीज क्या आती है, आप कहेंगे अगला पेज ही ऐड कर लेते हैं। इसके बाद में आपके क्या आता है, आप कहेंगे 1870 आता है। 1870 के अंतर्गत क्या है, लॉर्ड मेयो है। कौन है भाई, लॉर्ड आपका मेयो है। ये लॉर्ड मेयो क्या करता है, फिर आपके 18 मई 1882 क्या है, 18 मई 1882 को क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। आपको पता है कि लॉर्ड मेयो ने क्या किया, आपके वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव पास किया। किसका, वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव पास किया। वित्तीय विकेंद्रीकरण याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। वित्तीय विकेंद्रीकरण, यहाँ पे आपके आते हैं लॉर्ड रिपन। क्या है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ये क्या करते हैं, स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पास करते हैं। किसका भाई, स्थानीय स्वशासन का। स्थानीय स्वशासन है, इसका प्रस्ताव पास कर देते हैं। क्या है, का प्रस्ताव आपके क्या करते हैं, पास करते हैं। और इस स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव को आपके क्या है, स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का आप कहेंगे मेग्ना कार्टा कहा जाता है। मेग्ना कार्टा याद रखिएगा। और इसी वजह से आपके लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का आपके क्या है,
स्थानीय स्वशासन का आपके जनक है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में आपके लिए महत्वपूर्ण और आगे क्या चीज आ जाती है, आप कहेंगे भारत सरकार अधिनियम। कौन सा अधिनियम? आपका भारत सरकार अधिनियम है। ये भारत सरकार अधिनियम आपके दो आते हैं। एक अधिनियम कौन सा है? आप कहेंगे अधिनियम आपके दो है। इसके अंतर्गत दोनों में बातें की गई है। एक आपका 1919 वाला है और एक आपका क्या है 1935 वाला है। 1935 में आपके प्रांतीय स्वायत्तता की बात की जाती है। किसकी? आप कहेंगे प्रांतीय स्वायत्तता। आपके प्रांतीय स्वायत्तता की बात है और ये स्वायत्तता के साथ में आपके क्या है, आप कहेंगे स्थानीय स्वशासन को। किसको? स्थानीय स्वशासन है, याद रखिएगा भाई, स्थानीय स्वशासन है। इस स्थानीय स्वशासन को कौन सा विषय घोषित कर दिया जाता है? तो प्रांतीय विषय घोषित कर दिया जाता है। आपका कौन सा? याद रखिएगा भाई, प्रांतीय विषय घोषित कहां पे किया जाता है? तो आपके 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसके अंतर्गत घोषित किया जाता है। और ये जो 1919 वाला अधिनियम है, कौन सा? भारत सरकार, इसके अंतर्गत आप कहेंगे प्रांतीय आपके क्या है, प्रांतीय या स्थानीय स्वशासन को। किसको? स्थानीय स्वशासन है। इस स्थानीय स्वशासन को क्या घोषित किया जाता है? आप कहेंगे हस्तांतरित। क्या है? हस्तांतरित आपका विषय घोषित कर दिया जाता है। हस्तांतरित विषय आपका क्या है? हस्तांतरित विषय। और ये हस्तांतरित विषय आपके किसको? मंत्रियों को सौंप दिए जाते हैं। तो अभी तक हमने इतनी चीजों को आपके क्या है एक्सप्लेन किया है, याद कर लीजिएगा, प्रश्न यहां से बनने की संभावना है। अब देखो, अब हमारा भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का भाग आता है 4 और 4 के अंतर्गत आपके क्या है, भाग 4 के अंदर राज्य के नीति के निर्देशक तत्व हैं। यानी राज्य जब नीति का निर्माण करेगा तो ये प्रिंसिपल है, इन प्रिंसिपलों को आपके क्या है ध्यान में रखेगा। इसलिए कहा जाता है कि 1935 के अंतर्गत जो अनुदेश हुआ करते थे उसी प्रकार के अनुदेशों की तरह आपके राज्य के क्या होते हैं, नीति निर्देशक तत्व। महात्मा गांधी जी ने बहुत कोशिश की कि पंचायत यानी आपके लोकतांत्रिक केंद्रीकरण होना चाहिए, ग्राम पंचायतों का आपके क्या है गठन होना चाहिए, लेकिन ये संविधान के अंतर्गत नहीं आ पाया। लेकिन आपके क्या है संविधान का भाग आपका कौन सा 4 है, इस 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर लिया कि जब आने वाला जब समय आएगा उस समय इसको क्या है आपका मूर्त रूप दे दिया जाएगा। तो भारतीय संविधान का आपका आर्टिकल 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का आपका संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। यानी ये नीति बनाएगा ना, तब राज्य ऐसा कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य आपके क्या है बनाता हो। तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात आर्टिकल आपके किसमें है, आप कहेंगे आर्टिकल 40 के अंतर्गत की जाती है। किसमें भाई? आर्टिकल जो आपका 40 है इसके अंतर्गत आपके ये बात की जाती है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर आपके क्या है भारत में संविधान के द्वारा स्थानीय स्वशासन को 2 स्तरों पे आपके क्या है, आपके संविधान के द्वारा 2 स्तरों पे आपके क्या है स्थापित किया जाता है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जिसे आपका क्या है पंचायती राज कहा जाता है। ये पंचायती राज आपके 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। और फिर आपके क्या है शहरी स्थानीय स्वशासन है, ये आपके 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। तो हमारे यहाँ पे आपके क्या है स्थानीय स्वशासन की 2 इकाइयां हैं। एक आपके क्या है ग्राम पंचायत यानी ग्रामीण स्थानीय शासन, पंचायती राज कहते हैं। इसके अंदर ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। उसी प्रकार से शहरी स्थानीय स्वशासन जिसे आपका नगरीय स्वशासन कहा जाता है, उसमें नगर पालिका आते हैं, फिर नगर पालिका के बाद नगर परिषद और नगर निगम आपके आते हैं। वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको याद कर लेना है। फिर आपके क्या आता आगे, आपको याद रखना है इस चीज को भी। क्या कहा गया कि आपके 22 अक्टूबर 1952 को, कौन सा 22 अक्टूबर 1952 है, के.एम. मुंशी समिति आती है और इसकी सिफारिशों पर आपके 2 कार्यक्रम लागू किए जाते हैं। एक कार्यक्रम आपके सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 है। कौन सा है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपके 1952 है, क्योंकि भारत उस समय आजाद हुआ था। आजाद होने के बाद में आपके क्या है गरीबी को मिटाना था। बहुत सारी यहाँ पे हिंसा हो रही थी, उसको समाप्त करने के लिए गरीबी मिटानी थी। और गरीबी मिटाने के लिए आपके क्या है ग्रामीण विकास और गरीबी मिटाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाया गया। साथ ही आपके राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 है। इन दोनों को प्रारंभ किया गया था किस समिति की सिफारिश पर? के.एम. मुंशी आपके समिति है, उसकी सिफारिश पर आपके क्या है ये 2 कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। ये 2 कार्यक्रम आपके क्या है ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्या है ये सफल नहीं हो पाते हैं। और इसी की आपके क्या है इन दोनों कार्यक्रमों की जांच पड़ताल के लिए एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम है बलवंत राय मेहता
समिति कौन सी? बलवंत राय। पंचायती राज से संबंधित पहली समिति है वो सिफारिशें करेगी, सिफारिशों से प्रश्न आता है। अशोक मेहता समिति से प्रश्न आता है। फिर आपके कौन सी समिति? हनुमंत राव आपका समिति है, वीकेवी राव समिति है, ये आपके क्या पूछा जाता है, गोडगिल समिति, ये सारी चीजें देखेंगे। अब आपके क्या आता? सबसे पहला पंचायती राज के विकास में बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी भाई? बलवंत राय मेहता समिति, जो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विकास विस्तार आपका जो योजना है, इन दोनों को आपके क्या परीक्षण करने के लिए जनवरी 1957 को भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच के लिए, जो कार्य इन दोनों ने किए थे, क्या ये सफल हो पाए या नहीं पाए, इसको आपके क्या है कार्यों की जांच के लिए तथा उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष आपके बलवंत राय मेहता जी थे। इन्होंने आपके क्या है नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। जनवरी में इनको बनाया था, इन्होंने रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में आपके क्या है जाना गया। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है भाई। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक आपके किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है। फिर आपके क्या समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिशें कौन कौन सी है? तो यहाँ पे क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय सेवा विस्तार आपका 1953, जो काम किए थे हम आपकी करेंगे जांच, और जांच करने के लिए बना दी जनवरी 1957 को कमेटी, और वो कमेटी नवंबर में जाते जाते 57 नवंबर आपका 1957 के अंदर रिपोर्ट देते हैं, और रिपोर्ट देते हुए कहते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाना पड़ेगा, और वही आगे जाके आपके पंचायती राज का रूप ले लेता है। किसका? पंचायती राज का रूप लेता है। अब ये सिफारिशें कौन कौन सी थी, इन सिफारिशों को थोड़ा देखना। ये कहते हैं कि 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की जाए। कितनी? त्रिस्तरीय पंचायती राज आपके व्यवस्था, यानी जो ग्राम है, सबसे निचला स्तर है वो ग्राम पंचायत होना चाहिए। उससे थोड़ा सा ऊपर आपका कौन सा है? आपका पंचायत समिति होता है, और उसको आपके क्या ब्लॉक लेवल पे कहा जाता है। और उससे थोड़ा ऊपर आपके क्या है, जिले के स्तर पे आपके क्या है, जिला परिषद होती है। क्या होती है? जिला परिषद, जिसका हेड जिला प्रमुख होता है। तो आपके क्या है, 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की इसमें बात की जाती है। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद है। फिर आगे इसमें यह भी कहते हैं कि आपका जो ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के चुनाव क्या होने चाहिए? प्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए, तथा पंचायत समिति और जिला परिषद है उसके अप्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए। तो ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, जबकि आपका पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों के द्वारा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आपका जिला परिषद और पंचायत समिति है, इसके अंतर्गत आपके क्या है, जिला प्रमुख, आपका उप जिला प्रमुख, पंचायत समिति में प्रधान और उप प्रधान, यही आपके अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। बाकी इसके मेंबर तो आपके क्या है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय आपके बनाया जाए, और जिला परिषद को आपके क्या है, सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। देखो, ये तो बलवंत राय मेहता कहते हैं कि आपके जो ब्लॉक स्तर पे जो पंचायत समिति है उसको आपके कार्यकारी यानी कार्यकारी निकाय होना चाहिए, और सलाहकारी निकाय जिला परिषद को होना चाहिए। आगे जाके 1977 में जब आपके क्या है, मोरारजी देसाई की सरकार आती है, और आपके क्या है, अशोक मेहता समिति बना दी जाती है, और अशोक मेहता इसका उल्टा कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि जिला परिषद को आपकी क्या है, कार्यकारी निकाय होना चाहिए। वो तो 2 स्तर की बात करते हैं, जिला परिषद को कार्यकारी अशोक मेहता है, और पंचायत समिति को कार्यकारी आपके बलवंत राय मेहता है, याद रखिएगा। तो आपके क्या, पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय, और जिला परिषद को आपके कौन सा, सलाहकारी निकाय होना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी होना चाहिए। ये कहते हैं कि जिला परिषद का अध्यक्ष आपके वर्तमान में कौन होता है, जिला प्रमुख होता है हर जिले के अंदर। जिला प्रमुख का मतलब वो निर्वाचित है, जिला कलेक्टर नहीं है। लेकिन बलवंत राय मेहता ने बोला कि जिला परिषद का अध्यक्ष आपका जिला अधिकारी, जिसे आप कलेक्टर कहते हैं, उसको होना चाहिए। फिर ये आरक्षण की भी बात करते हैं कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण होना चाहिए, इसका भी ये सुझाव देते हैं। और इसी आरक्षण से आपका नया कॉन्सेप्ट आगे चल के आ जाता है, सरपंच पति का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आ जाता है, महिलाओं को 1/3 आरक्षण। तो सिफारिशें त्रिस्तरीय, ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव, पंचायत समिति जिला परिषद में आपके क्या अप्रत्यक्ष चुनाव की बात करते हैं।
1/3 महिलाओं के आरक्षण की ये बात करते हैं। आपके क्या है, पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय के तौर पे जाना जाए और जिला परिषद को आपके सलाहकारी निकाय के तौर पे जाना जाना चाहिए। इसके बाद ये कहते हैं कि जिला प्रमुख आपके क्या है, जिले का जो हेड है, जिला परिषद का जो हेड होगा वो कलेक्टर को होना चाहिए। ये सिफारिशें बलवंत राय मेहता समिति की है। फिर आपके इसके अंतर्गत क्या है, ये जो समिति ने सिफारिशें की, इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद है 1952 के अंतर्गत उसकी स्थापना होती है। वो आपके क्या है, उनके परिषद के द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया जाता है। उन सिफारिशों को आपके क्या है, स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके आपके 2 अक्टूबर, कब आप कहेंगे 2 अक्टूबर आपके 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके राजस्थान आते हैं और राजस्थान के भी आपके नागौर के अंतर्गत बगदरी गांव है, वहां पे आपके क्या है, पंचायती राज की शुरुआत करते हैं। तो आपके क्या, राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। और इस योजना का आपके क्या है, इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि 2 राज्य कौन से जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, तो आपके 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान ने शुरू किया नागौर जिले के बगदरी से। और फिर आपका कौन सा है, तो आप कहेंगे 11 अक्टूबर आपके क्या है, 11 अक्टूबर आपके 1959 के अंतर्गत आपका महबूब नगर है, कहां पे, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, वहां से उसको शुरू किया जाता है पंचायती राज को। तो इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 11 अक्टूबर 1959 में लागू किया। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को आपके प्रारंभ किया था और राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, आप कहेंगे 1959 को बनाया जाता है और इसके अंतर्गत आपके पहली बार चुनाव 1960 के अंतर्गत होता है। इसके अधीन पहला चुनाव कब होता है, 1960 में। सिफारिशें याद हो गई तो फिर ये याद कर लो कि 2 अक्टूबर आपके 1959 में बगदरी गांव, फिर आपका कौन सा है, 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश। और इसके बाद में बहुत सारे राज्यों ने इसको अपनाया और राजस्थान ने क्या है, राजस्थान पंचायती आपके पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 पास किया जाता है और इसी के अंतर्गत आपके चुनाव होते हैं। 1960 के अंतर्गत चुनाव होते हैं पहले। अब आपके दूसरी समिति आती है, कौन सी समिति आती है, आप कहेंगे दूसरी समिति। और ये दूसरी समिति कौन सी है, अशोक मेहता समिति है। कौन सी है, अशोक मेहता समिति है। क्यों, ये आपके गठन किया जाता है जनता पार्टी की सरकार, उस समय प्रधानमंत्री आपके कौन होते हैं, मोरारजी देसाई होते हैं। गठन इसका कब किया जाता है, दिसंबर 1977 में। सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इन्होंने अगस्त आपके 1978 के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं और देश में जो पतनोमुखी आपका पंचायती राज है, जिस सोच के साथ में इसको शुरू किया गया था, वो आपके इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया, पंचायती राज का पतन होने लग गया। और उस पतनोन्मुखी पंचायती राज को आपके विकासोन्मुखी आपके पंचायती राज में बदलने के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाता है और इन्होंने आपके 132 सिफारिशें करते हैं किसको, पंचायती राज को मजबूत करने के लिए, जिसमें से कुछ मुख्य सिफारिशें आपके सामने ये रही। पहला है, ये कहते हैं द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति होनी चाहिए। कैसी, द्विस्तरीय। आपके बलवंत राय मेहता कहते हैं 3 स्तरीय, ये कहते हैं 2 स्तरीय। 2 में कौन सा, जिला परिषद जिला स्तर पर और मंडल, मंडल का मतलब ब्लॉक है ना, ब्लॉक स्तर पर आपके क्या है, मंडल पंचायत होनी चाहिए या पंचायत समिति होनी चाहिए। राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। मतलब ये कहता है कि जिला ही आपके क्या है, प्रथम बिंदु होना चाहिए। किसके, राज्य के बाद में लोक निरीक्षण के लिए, मतलब कार्यकारी निकाय के तौर पर जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वो राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए आपके क्या है, जिम्मेदार बनाया जाए। तो आपके जिला परिषद कार्यकारी निकाय अशोक मेहता हो जाएंगे, पंचायत समिति कार्यकारी निकाय आपके बलवंत राय मेहता हो जाएंगे। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों को आपके क्या है, आधिकारिक आपके भागीदारी हो। ये कहते हैं कि आपके स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत भी आपके क्या है, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आपके चुनाव लड़े जाए। लेकिन वर्तमान में आपके क्या है, पंचायत समिति और आपके जिला परिषद के स्तर पे तो राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती है, लेकिन जो ग्राम पंचायत होता है वहां पे आपके पार्टियों के माध्यम से चुनाव नहीं होते हैं। तो ये क्या कहता है, सभी स्तरों पर, वर्तमान में कहाँ है, 3 स्तर है, इन 3 स्तरों में 2 स्तरों पर तो होता है, एक पंचायत समिति वाला और जिला परिषद वाला, यहाँ नहीं होता। ग्राम पंचायत में आपने कभी नहीं देखा होगा कि बीजेपी का सरपंच है या कांग्रेस का सरपंच
सरपंच है। वो नीति से प्रेरित हो सकता है, वो उन सिंबल से नहीं आपके लड़के आता है। याद रखिएगा, दो स्तर पर यह कहता है कि सभी तीनों स्तरों पे आपके क्या है, ये आपके क्या है, पार्टियों के माध्यम से चुनाव की बात करते हैं। फिर आपके न्याय पंचायत की बात कौन करता है? अशोक मेहता समिति करती है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता की बात की जाती है। एससी एसटी जनसंख्या है, उसको आपके क्या है, अनुपात की बात करते हैं कि उस अनुपात के अंदर, उनकी पॉपुलेशन के अनुपात के अंदर आरक्षण दिया जाए। और राज्य मंत्री परिषद में पंचायती राज हेतु एक आपके मंत्री बनाने की भी वकालत की जाती है। किसके द्वारा? अशोक मेहता। तो सबसे पहला दो स्तर की बात करते हैं। राज्य के बाद में लोक निरीक्षण के अंदर आपका कौन सा? जिला परिषद होना चाहिए। तीसरी सिफारिश करते हैं कि जिला परिषद ही आपके क्या, कार्यकारी निकाय होना चाहिए। फिर आपके क्या कहते हैं कि राज्य मंत्री परिषद में एक आपका पंचायती राज का मंत्री होना चाहिए। एससी एसटी वालों के लिए आरक्षण होना चाहिए। और विकास के लिए आपके क्या है, अलग से न्याय पंचायतें होनी चाहिए। कैसी? न्याय पंचायतें। और इसको संवैधानिक दर्जे की आपके क्या है, मान्यता दी जाए। और सभी स्तरों पर आपके क्या है, राजनीतिक दलों के माध्यम से चुनाव लड़ा जाए। यह सिफारिशें आपके अशोक मेहता समिति की है, याद रख लीजिएगा। अब उसके बाद में आपके छोटी छोटी समिति है दो। एक है आपके दांतेवाला समिति है, ब्लॉक स्तरीय योजना पर यह समिति बनाई जाती है 1978 में। यह बुनियादी विकेंद्रीकरण नियोजन का कार्य जिला स्तर पर किया जाना चाहिए। कौन सी समिति? दांतेवाला समिति कहती है। फिर आपके क्या है, हनुमंत राव समिति। कौन सी है? हनुमंत राव समिति है। ये आपके क्या है, जिला कलेक्टर या मंत्री के अधीन पृथक जिला नियोजन आपका निकाय के गठन की बात करता है। आगे चल के ये क्या है, जिला आयोजना आपके क्या है, जिला आयोजना आपका क्या है, योजना इसके अंतर्गत आती है। आर्टिकल 243 जेड ए के अंतर्गत इसका गठन कर दिया जाता है। कलेक्टरों को विकेंद्रीकृत योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। दांतेवाला की तरह इस समिति ने भी सुझाव दिया कि बुनियादी विकेंद्रीकरण नियोजन कार्य जिला स्तर पर किया जाना चाहिए। तो ये आपके हनुमंत राव समिति है। इसके बाद में आपके कौन सी है? जेवी के राव समिति। कौन सी? जेवी के राव समिति है। ये जेवी के राव समिति ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों की आपके क्या है, जांच के लिए इसका गठन किया जाता है। ये नौकरशाही को आपके क्या है, ऐसा घास बताते हैं कि नौकरशाही ने ही इसको आपके पंचायती राज को अपनी दिशा में मोड़ दिया। ये कहते हैं कि विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे आपके किसमें बदल गई? नौकरशाही में बदल गई। किसमें? नौकरशाही में। और पंचायती राज से आपके क्या है, अलग हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जो नौकरशाही है वो पंचायती राज को सपोर्ट नहीं करती है। ये आपके जेवी के राव समिति ये सिफारिश देती है कि आपके पंचायती राज को आपके सपोर्ट करना चाहिए नौकरशाही को, लेकिन ये नौकरशाही करती नहीं है। आपसे आरएस मेंस के अंदर प्रश्न पूछा गया था 2021 के अंतर्गत, ये असफल क्यों हुई? तो आपको इस समिति के आपके सिफारिश के बारे में भी बताना था। देखो ये क्या कहती है, जिला परिषद, इसका बहुत महत्व होना चाहिए। जिला परिषद का आपका बहुत महत्व होना चाहिए। जिला परिषद को सभी विकास कार्यक्रमों का मैनेजमेंट के लिए प्रमुख निकाय बनाना चाहिए। कहने का मतलब जो अशोक मेहता कहते हैं वही बात आपके कौन, जेवी के राव कहते हैं कि जिला परिषद ही सब कुछ होना चाहिए। फिर विकास कार्यक्रमों की जिम्मेदारी, जिला एवं निचले स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का विकास कार्यक्रमों की योजना क्रियान्वयन निगरानी का कार्य सौंपा जाना चाहिए। मतलब जो आपके क्या है, हनुमंत राव समिति क्या कहते हैं कि जिला स्तर पर ही आपके क्या है, सारी कार्यों को इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए। वही बात आपके कौन सी, जेवी की राव समिति कहती हैं। ये आपके जिला विकास आयुक्त की बात करते हैं, पद का सृजन होना चाहिए। नियमित चुनाव की बात करते हैं। राज्य स्तर पर कुछ नियोजन कार्यों को जिला स्तर पर नियोजन में स्थानांतरित कर देना चाहिए। हर कार्य आपके क्या है, न्यूनतम सरकार होनी चाहिए। आपके क्या, मैक्सिमम आपके गवर्नेंस और मिनिमम आपके क्या है, गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो आपके मोदी जी ने नारा दिया था ना, क्या दिया था कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए। तो ये आपके नारा दिया गया है। और जब आप लोक प्रशासन पढ़ते हैं तो वह आते हैं कि न्यूनतम सरकार होनी चाहिए। आपकी क्या है, सबसे कम शासन ही सत्ता है, एकदम अच्छा शासन होता है। फिर आपके एलएम सिंघवी समिति है। कौन सी? एलएम सिंघवी समिति है। 1986 के अंतर्गत ये पूछी जा सकती है। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार के लिए अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए राजीव गांधी जी, उस समय आपके क्या है, राजीव गांधी जी आपके क्या है, प्रधानमंत्री थे। उन्होंने आपके क्या है, लक्ष्मी मल आपके जो सिंघवी साहब हैं आपके, उनके नेतृत्व में एक समिति गठित कर दी जाती है। ये आपके जोधपुर के रहने वाले थे, प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता। देखो संवैधानिक मान्यता की बात किसने की थी? आप कहेंगे एक तो अशोक मेहता ने की थी और फिर आपके एलएम सिंघवी साहब है, इन्होंने की है। जिला परिषद यानी जिला
स्तर पर योजना विकास के साथ त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। जिला स्तर पे जिला परिषद, फिर आपका पंचायत स्तर है तो ब्लॉक स्तर पे आपके पंचायत समिति, उसके नीचे आपका ग्राम स्तर है तो वहां पे ग्राम पंचायत है। गांवों के समूह के लिए आपके न्याय पंचायतों की बात अशोक मेहता भी करते हैं। ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहार्य बनाना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूर्त रूप देने की बात करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के मुद्दों के लिए न्यायाधिकरणों की आपके क्या है स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि पंचायती राज के पास में ऐसे मुद्दे होते हैं जिसका आपके क्या है समाधान आपके क्या है किसके द्वारा किया जाता है, विधानमंडल के द्वारा दिया जाता है। उनके आपके कोई आपसी झगड़े होते हैं तो उनका आपके समाधान के लिए एक्ट बनता है। ये कहता है कि ऐसी आपके जो मुद्दे हैं उनको न्यायाधिकरण के माध्यम से उनको सुलझाया जाना चाहिए। और इसमें क्या सिफारिशें हैं आपका, देखो थुंगोन समिति आती है, जिला योजना समिति 1988 के अंतर्गत। तो पिछली समिति याद रख लीजिएगा, LM सिंघवी साहब समिति है। फिर आपके क्या है, पीके थुंगन आपकी समिति है। कौन सी? पीके थुंगन समिति है, याद रखिएगा। जिला योजना के प्रयोजनात् जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना की जांच करना, ये आपके देखो संवैधानिक मान्यता की, याद रखिएगा। 3 स्तरीय पंचायती राज की बात करते हैं। योजना और विकास के लिए जिला परिषद होनी चाहिए, 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। इनको पैसा देने के लिए आपके क्या वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। अब देखो पीके थुंगन साहब ने जो जो चीजें बताई है ना, वो आपके आगे जाके क्या है आपके 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से आ जाएगी, क्योंकि इनके बाद एक गोडगिल समिति और बनती है। किसी निकाय को सुपर सेशन की अधिकतम अवधि आपके क्या है 6 महीने होनी चाहिए। यदि आपके क्या है वहां पे विघटन हो जाता है ग्राम पंचायत का, तो आपके 6 महीने के इलेक्शन होके वापस उसको क्या नियुक्त किया जाना चाहिए। फिर क्या, जनसंख्या के आधार पर तीनों स्तरों पर सीटों का आरक्षण किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात है। राज्य स्तर पर योजना और समन्वय समिति बनानी चाहिए। और जिला कलेक्टर को जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होना चाहिए। ये आपके क्या है, जिला कलेक्टर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने की बात करते हैं। बलवंत राय मेहता भी क्या कहते हैं कि जिला परिषद का प्रमुख कौन होना चाहिए, जिलाधीश होना चाहिए। उसी प्रकार की बात आपके कौन, पीके थुंगन साहब करते हैं। कौन? पीके थुंगन। फिर आपका गोडगिल समिति है 1988 के अंतर्गत। समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया कि पंचायती राज आपके सर्वाधिक आपके सर्वोत्तम तरीके से कैसे इनको प्रभावी बनाया जाए। तो इन्होंने कहा संवैधानिक दर्जा दो, 5 वर्ष का कार्यकाल करो, पंचायती राज का सशक्तिकरण, पंचायती राज निकायों के पास सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, उनका क्रियान्वयन के लिए पैसा चाहिए, उनकी योजनाओं को तैयार करने के लिए पैसा चाहिए। तो वो सारी चीजें उनको शक्तियां देनी चाहिए। इस प्रयोजन में संविधान में विषयों की एक सूची आपके क्या है लगाई जानी चाहिए, गोडगिल साहब कहते हैं। और आपके वो कौन सी सूची आती है, तो आप कहेंगे 11वीं अनुसूची आती है। कौन सी? 11वीं अनुसूची आपके जोड़ी जाती है। ये कहते हैं कि सभी स्तरों पर पंचायत सदस्यों का आपके क्या है, आपके पंचायत सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करी जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं को कर और शुल्क लगाने, एकत्र करने, विनियोजन करने की आपके पावर होनी चाहिए। ये आपके क्या है संविधान के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। राज्य वित्त आयोग और चुनाव आयोग का गठन होना चाहिए। ये सिफारिशें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा संरक्षण प्रदान करने के लिए संशोधन विधेयक का आपके क्या है मसौदा तैयार करने का आपके क्या है आधार बनी है। यहाँ पे देखो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, सीक्वेंस पूछा जा सकता है एक तो कमेटियों का। तो सबसे पहली कमेटी कौन सी आती है, आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति याद रखिएगा। देखो कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियां, उनका सीक्वेंस पूछा जा सकता है। ये समिति सबसे पहले है। दूसरे नंबर पे आपके अशोक मेहता समिति। कौन सी? अशोक मेहता समिति है, इसको याद रखिएगा। अशोक मेहता के बाद में तीसरी आपके महत्वपूर्ण है हनुमंत राव समिति। कौन सी है? हनुमंत राव समिति है। हनुमंत राव समिति है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद में चौथी आपके कौन सी है? GVK राव समिति। JVK राव समिति है, इसको याद रखिएगा। JVK राव समिति के बाद में पांचवी आपके क्या है? LM आपके सिंघवी समिति। लक्ष्मी मल LM सिंघवी समिति। इस समिति के बाद में एक समिति और आती है पीके थुंगन समिति। कौन सी है? छठी आप कहेंगे पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति। और पीके थुंगन समिति के बाद में आपके कौन सी आती है? 7वें नंबर पे आपके याद रखिएगा गोडगिल समिति। गोडगिल
ये समितियां भाई पंचायती राज से संबंधित है। इन समितियों के बारे में याद रख लेना। राजस्थान की समितियों को हम अलग से इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। अब देखो, राजस्थान में आपके क्या है, स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे होता है। आधुनिक राजस्थान, जब राजस्थान का आपका एकीकरण हुआ था उससे पहले, यानी आधुनिक राजस्थान के गठन से पूर्व भी राजस्थान में भी देसी रियासतों, बीकानेर के अंतर्गत जयपुर में, सिरोही में, भरतपुर में, करौली में और उदयपुर में आपके क्या है, पंचायती राज के कानून बनाए गए। सबसे पहले आपके बीकानेर के अंतर्गत आपका कानून बनाया था। तो राजस्थान में बीकानेर में 1928 में आपके ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया और 1929 के अंतर्गत आपके क्या है, पंचायती राज कानून को आपके लागू किया गया। तो आपके क्या, आधुनिक राजस्थान के गठन से पूर्व आपका बीकानेर हो गया, उदयपुर हो गया, करौली हो गया, सिरोही हो गया, भरतपुर हो गया, जयपुर हो गया, यहाँ पे आपके क्या पंचायती राज के कानून बने। और 1928 के अंतर्गत कानून कहाँ पे बना, बीकानेर में बना और सबसे पहले बना और आपकी लागू हुआ 1929 के अंतर्गत। इसके बाद में आपके राजस्थान पंचायती राज की स्थापना में अग्रणी राज्य रहा है, क्योंकि संयुक्त राजस्थान द्वारा 1948 में पंचायती राज आपका क्या है, अध्यादेश लागू कर दिया गया। कब कर दिया गया, 1948 में। 1949 में आपके राजस्थान निर्माण के बाद मुख्य पंचायत अधिकारी के अधीन पंचायत विभाग की स्थापना। ये प्रश्न भी पूछा है, पंचायत विभाग की स्थापना आपके कब होती है, 1952 ऑप्शन में दिया था। आपको याद रखना है कि 1949 के अंतर्गत। फिर राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 को पास किया जाता है। 1 जनवरी 1954 को इसको लागू कर दिया जाता है। ये भी फैक्ट पूछा हुआ है, 1 जनवरी 1954 को आपके लागू कर दिया जाता है और पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है। फिर आपके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा गठित बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसित त्रिस्तरीय योजना को लागू करने के लिए राजस्थान पंचायती राज समिति आपके एवं जिला परिषद जो अधिनियम है 1950 में आता है। ये भी प्रश्न पूछा है। यहाँ से जितने फैक्ट है यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। फिर आपके क्या है, 2 अक्टूबर 1959 को आपके क्या है, तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आपके नागौर जिले के बगदरी गांव है, वहां से आपके क्या है, आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज की आपके व्यवस्था का शुभारंभ करते हैं। ये एक ऐतिहासिक कदम है। उस समय आपके मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री आपके MLS थे, मोहनलाल आपके सुखाड़िया जी थे। कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। इस तरह देश में आपके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे प्रथम राज्य आपका राजस्थान बन जाता है। कौन सा भाई, राजस्थान बन जाता है। ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। फिर राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों आपका स्थानीय प्रशासन के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम आता है 1959 के अंतर्गत। आपने पढ़ा होगा जब आप यूआरओ का पेपर दिए हैं। 1971 में आपके विशिष्ट योजना संगठन है। 1900 आपके क्या है, 79 के अंतर्गत विशिष्ट योजना एकीकृत ग्रामीण विकास संगठन है। 1 अप्रैल 1999 को आपका कौन से विभाग की स्थापना की जाती है, ये पूछा जा सकता है। 1 अप्रैल आपका 1999 के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग की स्थापना की जाती है और 2006 के अंतर्गत आपके ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग इसका नाम कर दिया जाता है और ग्रामीण विकास अभिकरण का जिला परिषद में विलय कर नया नाम ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ कर दिया जाता है। क्या है, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, अभिकरण का नाम चेंज करके प्रकोष्ठ कर दिया जाता है। तो ये आपके क्या, राजस्थान में आपके व्यवस्था। अब आपसे समितियां पूछी जा सकती है, सीक्वेंस याद रख लेना। सबसे पहले देखो, आरएस में आपके एक बार प्रश्न पूछा था, हरीशचंद्र माथुर समिति, यहाँ पे उन्होंने 1962 लिख दिया। कितना लिख दिया, 1962, जो कि गलत है। ये इसका गठन कब होता है हरीशचंद्र माथुर समिति का, आप कहेंगे 1963। आपको देखो मैं बता रहा हूं, ये प्रश्न पूछा है 62 लिख दिया, इतना सा पूछा है और होगा क्या, 63 होगा। फिर आपके कौन सी है, सादी कली समिति। कौन सी है भाई, सादी कली समिति है, 1964 के अंदर आती है। इसने आपके क्या, समिति ने प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव वृद्ध निर्वाचक मंडल से करवाने का आपके क्या है, सुझाव देती है सादी कली। फिर आपके क्या है, 1973 के अंदर गिरधारी लाल आपके क्या है, गिरधारी लाल व्यास समिति आती। कौन सी आती भाई, 1973 के अंदर गिरधारी लाल व्यास समिति है। ये आपके इस समिति द्वारा ग्राम सेवक आपके पद का आपके क्या सर्जन किया जाता है और सचिव पद के, जिसको ग्राम सेवक को आपके सचिव कहा जाता है। आपने देखा होगा ना पंचायत फुलेरा वाली, उसके अंतर्गत है सचिव जी वो करते रहते हैं पीछे। तो आपको क्या, पद का सर्जन करने की सिफारिश के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय संसाधन देने पे बल दिया। फिर आपके 1990 के अंतर्गत आपके कौन सी हरलाल खरा समिति है। इस समिति ने ग्रामीण सुविधाओं और आवश्यकताओं से संबंधित कार्यों के प्रभावी नियंत्रण की सिफारिश की और ये सुझाव दिया कि जिला ग्रामीण विकास अधिकरण जिला परिषद को आपके क्या है, एकीकृत किया जाना चाहिए। क्या है, आपके एकीकृत किया जाना चाहिए।
फिर आपके 1996 में अरुण कुमार समिति है। फिर आपका 2000 के अंतर्गत कौन सी है, शिवचरण माथुर समिति है। गुलाब चंद कटारिया की आपके क्या है, मंत्रिमंडलीय उप समिति है 2009 के अंतर्गत। इन्होंने आपके ये प्रश्न पूछा है, इन्होंने जो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आपके पंचायती राज से संबंधित जो टोटल 29 विषय हैं, इन सभी को आपके क्या है, आपके पंचायती राज को सौंपने की बात करता है, वो गुलाब चंद कटारिया समिति है। ये प्रश्न पूछा गया है, कौन सा है, गुलाब चंद कटारिया समिति है। फिर आपके क्या है, वीएस व्यास समिति 2010 के अंतर्गत है। इन्होंने बोला कि आपके क्या है, पंचायतों को एग्रीकल्चर से संबंधित ग्रामीण एवं आपके क्या महिला एवं बाल विकास, प्रारंभिक शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, अधिकारिता के संबंधित आपके जो विषय हैं वो आपके ग्राम पंचायतों को सौंप दिए जाए, ताकि वो अच्छे से उसको क्या कर सके, लागू कर सके। इसको आपको याद कर लेना है भाई। अब ये सारी समितियां हैं, अब इन समितियों को आपको क्या है, एक साथ में याद करते हैं, इन्हीं को राजस्थान वाली समितियों को। राजस्थान में आपके क्या है, समितियां हैं भाई। देखो पूछा जा सकता है, राजस्थान में पंचायती राज की समितियां, पंचायती राज की समितियां कौन कौन सी है। सबसे पहली हरीश चंद्र माथुर, हरीश चंद्र माथुर समिति। सन भी याद रखना भाई, राजस्थान वाली में तो पूछ लिया है 1900 आपके 63 के अंदर। दूसरी आपके कौन सी समिति है, माथुर साहब के बाद में आपके समिति कौन सी आती है, तो आप कहेंगे हरीशचंद्र माथुर है। इस हरीशचंद्र माथुर के बाद में आपके सादिक अली समिति है, कौन सी है, सादिक अली, सादिक अली समिति है 1964 के अंतर्गत। फिर आपके सादिक अली के बाद में तीसरी समिति कौन सी आती है, गिरधारी लाल व्यास समिति। कौन सी है, गिरधारी लाल व्यास समिति, गिरधारी लाल, ये आपके 1973 के अंतर्गत है। कौन सी है, 1973 के अंतर्गत है। और चौथी समिति का आपके क्या है, उन महोदय का नाम आपको याद रखना है भाई, हरलाल खरा समिति। कौन सी है, हरलाल खरा समिति है 1990 के अंतर्गत। हरलाल खरा समिति आपके 1990 के अंतर्गत है, 1990। फिर आपके क्या है, 1996 के अंतर्गत। कब भाई, पांचवी आपके कौन है, अरुण कुमार समिति। अरुण कुमार समिति को याद रखिएगा, 1996 के अंतर्गत है, 1996। इसके बाद में कौन सी समिति है, 6 नंबर पे, शिवचरण माथुर समिति, शिवचरण माथुर समिति है, आपके 2000 के अंतर्गत है। फिर 7वें नंबर पे आपके गुलाब चंद कटारिया समिति है, गुलाब चंद कटारिया समिति, उप समिति है ना, मंत्रिमंडलीय। इसकी स्थापना 2009 के अंतर्गत है। और लास्ट वाली आपकी कौन सी है, वीके व्यास समिति है, ये आपके कब, 2010 के अंतर्गत है। ये समितियां हैं, इन समितियों के नाम याद रख लेना भाई। आपको क्या है, सबसे पहले कौन सी है, हरीशचंद्र माथुर 1963 है, सादिक अली 64 है, गिरधारी लाल व्यास 73 है। फिर आपका हरलाल खरा 1990 है, 1996 अरुण कुमार है, 2000 के अंदर आपके शिवचरण माथुर है। फिर आपकी 2009 में गुलाब चंद कटारिया की उप समिति है, वीके व्यास समिति 2010 के अंतर्गत है। ये राजस्थान से संबंधित आपके क्या है, पंचायती राज से संबंधित आपके कमेटियों की बात हो गई है। इसके बाद में आपके पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, उन संवैधानिक दर्जे की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। संवैधानिक दर्जे की पहले बात करते हैं आपके राजस्थान के अंतर्गत, संवैधानिक भारत के अंतर्गत। देखो राजीव गांधी की सरकार होती है, किसकी, आप कहेंगे राजीव गांधी। और राजीव गांधी युवा थे, इन्होंने आपके क्या है, युवा प्रधानमंत्री थे सबसे। इन्होंने आपके क्या है, ग्राम पंचायतों में स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत अच्छा काम करने की सोची, और सोच के ये लेके आते हैं 64वां संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन नहीं, ये संविधान संशोधन विधेयक लाते हैं, 64वां संविधान संशोधन ये विधेयक लेके आते हैं। इसको समझ लीजिएगा, इस रूप से संशोधन विधेयक लाते हैं। ये विधेयक लाते हैं, लोकसभा से ये पास हो जाते हैं। ये आपके एलएस से तो हो गया पास, लेकिन जो आपका आरएस है, राज्यसभा, यहाँ से नहीं होता है पास। पास नहीं होगा तो ये विधेयक हो जाता है आपका समाप्त। क्या हो जाता है भाई, समाप्त हो जाता है, समाप्त याद रखिएगा। इसके बाद में आपकी सरकार बन जाती है, किसकी,
सरकार आपके क्या है, जनता पार्टी की आपकी सरकार बनती है आपके क्या है, वीपी सिंह के नेतृत्व में। लेकिन उस समय भी कोशिश की जाती है, नहीं होता ऐसा। लेकिन आपके क्या है, पीवी नरसिम्हा राव, कौन है भाई, आप कहेंगे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव आपके क्या है, आपके पीएम होते हैं। कौन होते हैं, पीवी नरसिम्हा राव आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और ये आपके क्या है, 73वां संविधान संशोधन, कौन सा, 73वां संविधान संशोधन लाते हैं। ये 73वां संविधान संशोधन 20 अप्रैल आपके कब, 20 अप्रैल 1992 को आपके पास हो जाता है। क्या हो जाता है, इस पे आपके लोकसभा राज्यसभा से हस्ताक्षर होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 111 के तहत जाता है। तो आपके क्या है, 20 अप्रैल 1992 को आपके राष्ट्रपति इसके ऊपर क्या कर देते हैं, इसके ऊपर आपका हस्ताक्षर कर देते हैं 73वें संविधान संशोधन विधेयक पर। जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं तो आपका 73वां संविधान संशोधन हो जाता है। तो राष्ट्रपति उस समय कौन थे, तो याद रखिएगा शंकर दयाल शर्मा। कौन है, शंकर दयाल शर्मा, ये भी पूछा जा सकता है। शंकर दयाल शर्मा आपके राष्ट्रपति थे उस समय। अब ये 73वां आपके क्या संविधान संशोधन आपका क्या हो जाता है। जब ये 73वां संविधान संशोधन होता है, अब इसके अंतर्गत क्या होता है, 73वां संविधान संशोधन आपको याद रखना, 73वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है। संविधान संशोधन आपसे क्या है, संविधान संशोधन कब हुआ, तो आप कहेंगे 1992 के अंतर्गत हुआ। अब इस 1992 वाला ये आपका 24 अप्रैल को, कब, आप कहेंगे 24 अप्रैल 1993 को इसको क्या है, लागू कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, आप कहेंगे लागू कर दिया जाता है। 73वां संविधान संशोधन आपको इसको लागू कर दिया जाता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद में क्या है, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में कब लागू किया जाता है इसको, तो आप इसका क्या बता देंगे, राजस्थान के अंतर्गत आपका लागू किया जाता है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल 1994 को लागू किया जाता है। 1994 को आपके लागू किया जाता है। अब आपको मालूम होगा कि ये 24 अप्रैल है, और 24 अप्रैल को ये आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल याद रखिएगा, 24 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कौन सा, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यही पंचायती राज दिवस आपका 2020 के अंतर्गत 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस था। वो आपके कहाँ, एमपी के अंदर महू डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे मनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था महू के अंदर, वहां पे मनाया। और वहां पे आपके एक स्कीम लॉन्च करते हैं जिसका नाम है स्वामित्व। आपके क्या है, आपका स्कीम लॉन्च की जाती है, जिससे क्या है, नक्शे तैयार किए जाते हैं, आपके भू सर्वेक्षण के नक्शे, जहाँ पे आपके क्या है, जो आबादी भूमि है उसके नक्शे तैयार। RS मेंस में इस बार प्रश्न पूछा था। तो अब आपके क्या है, इस संविधान संशोधन आपका कब लागू हो जाता है, ये आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। राजस्थान में 94 को लागू होता है 23 अप्रैल को। अब इसके अंतर्गत होता क्या है, इसमें आपके एक तो 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। क्या है, आप कहेंगे 11वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है, ठीक है, बात है। दूसरा, इसके अंतर्गत आपके 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, तो आप कहेंगे पंचायतों से संबंधित 29 विषय हैं, ये जोड़ा जाता है। फिर आपका संविधान में एक भाग जोड़ा जाता है, जिसका भाग आपका क्या है, भाग 9 है। इस भाग 9 को कहा जाता है पंचायतें। क्या कहा जाता है, आप कहेंगे इस भाग 9 को आपके पंचायतें कहा जाता है। तो ये कब जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन। 11वीं अनुसूची में कितने विषय पंचायतों से संबंधित, आप कहेंगे 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची के अंदर। पीएम कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। तो अब हमने जो सारी चीजें देखी है, इसका यहाँ पे वर्णन किया हुआ है कि संवैधानिक दर्जा देने के लिए 1989 में राजीव गांधी सरकार ने 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाते हैं। राज्यसभा से पास नहीं होता है, इसलिए पारित नहीं होगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन, पीवी नरसिम्हा राव सरकार है। ये 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाते हैं 1992 में, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या, मैंने कोष्टक में लोकसभा और राज्यसभा की डेट दिख दी। तो लोकसभा द्वारा आपके कब है, लोकसभा द्वारा 1992 में, और राज्यसभा द्वारा आपके क्या है 1992 23 दिसंबर को। राष्ट्रपति 20 अप्रैल 1993 को साइन करते हैं। राष्ट्रपति आपके शंकर दयाल शर्मा हैं। लागू 24 अप्रैल 1993 को होता है 73वां संविधान संशोधन, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। जितने फैक्ट बताए थे वो यहीं पे पड़े हैं फैक्ट आपके सारे। फिर आपको क्या देखा था हमने,
कि अब इसमें क्या क्या प्रावधान जोड़े। मैंने ये भी बताया कि पंचायतों के नाम से, किससे, पंचायत के नाम से आपका भाग कौन सा जोड़ा गया, संविधान का भाग 9 जोड़ा गया। फिर आपके आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ याद रखिएगा, क्या है आर्टिकल 243। तो आपके क्या है, कितने आर्टिकल, ओ तक आपके क्या, ए से लगा के ओ तक आपका 15 हो गया, प्लस आपका 243 एक, ये कितना हो गया आपके 16। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया है कि पंचायतों का वर्णन कितने संविधान के अनुच्छेदों में है, तो 16 अनुच्छेदों के अंतर्गत है। तो 243 से 243 ओ या अणे कहते हैं, इसके अंतर्गत 16 अनुच्छेद आपके जोड़े गए हैं। इस अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। इस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित आपका 29 विषयों का उल्लेख है, जो कि आर्टिकल 243 जी के अंतर्गत है। आपके 29 विषय आर्टिकल 243 जी के अंतर्गत। इतनी चीजें हमने क्या शॉर्ट के अंदर पहले ही देख ली है। अब आगे चलते हैं। आगे अब देखो, यहां से प्रश्न बनेगा मिलान वाला। यहां से जो प्रश्न बनेगा मिलान वाला बनेगा कि इसको ये मिलाइए। तो सबसे पहला 243 आपका क्या है, ग्राम सभा है। कौन सा है, 243 ए आपका क्या है, ग्राम सभा है, ग्राम सभा याद रखिएगा। फिर आपके क्या है, 243 बी आपके पंचायतों के गठन की बात है। फिर आपके क्या है, पंचायतों का गठन, गठन का मतलब आपका स्तर, 3 स्तर है ना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और फिर आपका क्या है, 243 सी में पंचायतों की आपके संरचना की बात की जाती है। 243 में पंचायतों की संरचना, सरपंच होगा, उप सरपंच होगा, वार्ड पंच होगा, प्रधान होगा, उप प्रधान होगा, पंचायत समिति सदस्य होंगे, जिला प्रमुख होगा, जिला प्रमुख होगा, उप जिला प्रमुख होगा, जिला परिषद के मेंबर होंगे। ये आपके आर्टिकल 243 सी के अंतर्गत है। फिर आपका आर्टिकल 243 आपका डी है, सीटों का आरक्षण है, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। SC ST के जनसंख्या के अनुपात में आपके सीटें आरक्षित है। इसके अंतर्गत आपके क्या है, आर्टिकल 243 डी के अंतर्गत आपके महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है। याद रखिएगा 1/3। मैं आगे बताऊंगा कि कंफ्यूजन आपको कहां पे होगा। इसके डी के तहत 1/3 महिलाओं के लिए सीटें। फिर आपका आर्टिकल 243 सी, पंचायतों की अवधि है 5 वर्ष होगी। यदि 5 वर्ष से पहले उसका विघटन हो जाता है, सरपंच की मृत्यु हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने पड़ेंगे। और 6 महीने में आपका चुनाव, यदि उसकी अवधि 6 महीने बची है उस पंचायत की, तो चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं है। और जब वापस चुनाव होगा, मान लेते हैं कि कोई आपका पंचायत समिति, आपका ग्राम पंचायत है, उसमें आपके क्या है, 3 साल के बाद में आपके क्या है, सरपंच का आपके क्या है, विघटन हो जाता है ग्राम पंचायत का। तो पीछे कितने बच्चे, 2 साल। तो यह कहा जाता है कि आपके इसमें जब 3 साल के बाद में जब 6 महीने का टाइम होता है, उसमें इलेक्शन करवाएंगे। तो वो इलेक्शन होने के बाद जो जितना बचा हुआ समय है, वो समय ही आपके आपके ग्राम पंचायत के लिए होगा। ऐसा नहीं कि भाई मैं तो अब सरपंच बना हूं, मैं 5 साल रहूंगा, ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ये पंचायतों की अवधि में है। फिर आपके क्या है, 243 एफ, सदस्यता से आपके क्या है, अयोग्यता। कैसे अयोग्य हो जाएगा, जैसे आपके 1995 के बाद 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप अयोग्य हो जाते हो। पंचायत की शक्तियां आपके जी के अंतर्गत है, अधिकार जी में, उत्तरदायित्व जी के अंतर्गत है। आर्टिकल 243 एच के अंतर्गत आपके पंचायतों की करारोपण की आपकी शक्तियां हैं। आई के अंतर्गत आपके क्या है, वित्त आयोग है। आई के अंतर्गत आपका वित्त आयोग है। जे में आपका क्या है, ऑडिट करना है, लेखों का अंकेक्षण करना है। के में आपका चुनाव करवाने की बात है। एल में संघीय क्षेत्रों में आपके क्या है, ये लागू किया जाएगा। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति कहेगा और राज्यपाल लागू करेंगे। आपका 243 आपका एम क्या कहता है कि कुछ मामलों में इस भाग को लागू नहीं किया जाता है। जैसे आपके क्या है, मणिपुर हो गया, आपके मणिपुर हो गया, आपका नागालैंड हो गया, वहां पे लागू नहीं किया जाएगा, उसके अंदर बता रखा है। फिर आर्टिकल 243 एन, पहले से विद्यमान कानून और आपके जो पंचायत है उनको क्या है, जारी रखा जाएगा। फिर आर्टिकल 243 वो कहता है कि चुनावी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायालय के हस्तक्षेप पे आपके क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। यहां से प्रश्न बनेगा, अच्छा प्रश्न बनेगा। 16 आर्टिकल है, इन 16 को याद करो। सबसे पहले सभा है, सभा के बाद स्तर है। ए में है सभा, बी में है स्तर, सी में है संरचना, डी में है आरक्षण, ई में है आपके क्या, अवधि।
एफ में है आपका अयोग्यता, जी में है पावर, एच के अंतर्गत है करारोपण की शक्ति, आई के अंतर्गत आपका क्या वित्त है, जे के अंतर्गत आपका ऑडिट है, के अंतर्गत आपका चुनाव है, क्या है चुनाव है, एल के अंतर्गत आपके क्या संघीय क्षेत्रों में लागू होना, आपका एम के अंतर्गत क्या है कुछ मामलों के अंतर्गत आपके क्या है वो लागू नहीं होगा। एम के बाद एन आएगा, एन कहता है कि पहले से कोई लागू आपका कानून है, कोई पंचायत है, वो उसको जारी रखेंगे। और ओ क्या कहता है कि पंचायत से संबंधित यदि आपके चुनावों से संबंधित कोई विवाद हो जाता है उसके अंतर्गत आपका न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसकी रोक है। आपके जैसे सरपंच के चुनाव में लड़ाई झगड़े हो गए, चुनाव के अंदर आपके फर्जी वोट हुए, तो आपका न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपके क्या है वो आपका विधानसभा उसमें आपके क्या है कानून बना के कुछ एक्शन लेगी। याद रखिएगा, मेरे साथ साथ बोलिएगा 243 ए क्या है ग्राम सभा है, 243 आपका जो बी है, बी क्या कहता है स्तर की बात करता है, यानी आपके क्या है पंचायतों के गठन की बात करता है, 3 स्तर होंगे। फिर आपके क्या है 243 सी कहता है कि आपके क्या है संरचना होगी, क्या कहे संरचना की बात है। फिर आपका सी के बाद में आता है डी, डी कहता है आरक्षण की बात, क्या है आरक्षण की बात है। ई आपका कहता है अवधि की बात, क्या है अवधि की बात की जाती है। एफ कहता है अयोग्यता, सदस्यता से अयोग्य कैसे हो जाएगा, ये एफ के अंतर्गत है। फिर आपका जी क्या कहता है, जी पावर, पावर की बात की जाती है। जी के बाद एच आता है, एच आपका कहता है कि ग्राम पंचायतों को भी टैक्स लगाने का अधिकार होता है। एस के बाद आपका आई आता है, आई आपका क्या है वित्त आयोग की बात करता है। आई के बाद जे है, जे के अंतर्गत है कि गांव वाले आपके जो स्कीम है सरपंच साहब और ग्राम सेवक स्कीमों का अच्छे से संचालन किया कि नहीं किया उसकी क्या है ऑडिट की जाएगी, लेखों का अंकेक्षण किया जाएगा। जे के बाद में आता है आपका के कहता है कि पंचायतों का चुनाव करवाएंगे। के बाद में आपका आता है एल, एल कहता है संघीय क्षेत्रों पे आपका ये आर्टिकल आपका क्या है संघीय क्षेत्रों में 73वां संविधान संशोधन लागू किया जाएगा। फिर आपके कुछ मामलों के अंतर्गत आपका एम कहता है कुछ मामलों में इसको लागू नहीं किया जाएगा। एम के बाद में आपका आर्टिकल 243 एन आता है। एन क्या कहता है कि जो पहले से चले आ रहे कानून जो पंचायतें हैं उनको जारी रखा जाएगा। और उसके बाद में आर्टिकल 243 ओ होता है, वो कहता है कि इनसे चुनावी संबंधी जो विवाद होते हैं उस पर न्यायालय से रोक लगा दी, न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह आर्टिकल सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं भाई। आगे चलते हैं, आगे देखो यहां से भी प्रश्न पूछा गया है आपका। वो प्रश्न में मैंने देखा 7-8 प्रश्न बार पूछा है, तो उसमें आपके क्या कांजी हाउस लिखा हुआ है, क्या है कांजी हाउस, जहाँ पे आपके पशु पक्षी मर जाते हैं ना उसको जाके जहाँ पे डालते हैं उसके बारे में पूछा हुआ है कि 11वीं अनुसूची में आपके कितने विषय हैं, तो 29 है। कितने भाई 19 आपके क्या है 29 आपके प्रक्रियात्मक विषय हैं। जैसे पहला कृषि जिसमें कृषि विस्तार, भूमि विकास, दूसरा आपके भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन, तीसरा लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, नदियों के मध्य भूमि, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय। अरे भाई हम भी तो गांव के रहने वाले हैं, ये सारी चीजें देखते हैं, इनको 2 बार देख लीजिएगा काम हो जाएगा। फिर मत्स्य उद्योग, वन जीवन एवं कृषि खेती। फिर आपका क्या है लघु वन उत्पत्ति, लघु उद्योग, इसमें खाद्य उद्योग सम्मिलित है। फिर आपका खादी और ग्राम कुटीर उद्योग है। फिर आपका ग्रामीण विकास है, पीने वाला पानी है, ईंधन पशु चारा है, सड़क पुल तटों जलमार्ग और संचार के साधन है, ग्रामीण विद्युत जिसमें विद्युत विभाजन समाहित है, गृह परंपरागत आपके ऊर्जा के स्रोत है, गरीबी उन्मूलन करना ये भी विषय है गांव में। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी आपके क्या है विद्यालयों का प्रावधान करना, प्रबंधन करना, यांत्रिक प्रशिक्षण, व्यवसायिक शिक्षा की बात है, वयस्क एवं गैर वयस्क आपका औपचारिक शिक्षा देना ये भी एक विषय है। पुस्तकालय, गाँव में पुस्तकालय खुलवाना, सांस्कृतिक कार्यों का करना, बाजार और मेले लगवाना, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके क्या है आप कहेंगे कम्युनिटी हेल्थ होते हैं गांवों के अंतर्गत, उनका संचालन, पारिवारिक समृद्धि की कामना करना एक आपका ये भी विषय है। महिला और बाल विकास आपका। फिर आगे सामाजिक समृद्धि जिसमें विकलांग मानसिक आपके रोगियों को आपके समृद्धि करना, कमजोर वर्ग की समृद्धि जिसमें विशेषकर SC ST वर्ग की। फिर लोक विभाजन आपके क्या पद्धति को अपनाना, और सार्वजनिक संपत्ति जैसे गांव की सड़कें, गांव की स्कूल है उसका संरक्षण करना, गांव में टांका बना हुआ है उसका संरक्षण करना। ये आपके क्या है 11वीं अनुसूची में आपके 29 विषय हैं। कितने 29 सब्जेक्ट है आपके किसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची के अंतर्गत है।
अब इसके अंतर्गत क्या है, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपके क्या है प्रावधान दो दृष्टि से लाए थे। एक आपके क्या है सरकार ने बोला कि आपके क्या केंद्र सरकार संसद ने कहा था कि दो प्रकार से लागू करो, एक तो हम जो कहेंगे वो अनिवार्य है उसको तो लागू करना ही करना है, दूसरा आपका स्वैच्छिक है आपकी इच्छा है तो लागू करो। जैसे आपके क्या है आपके अनिवार्य के अंदर एक एग्जाम्पल देता हूं समझ में आ जाएगा। आपके क्या है संसद ने कह दिया कि 1/3 आपके क्या है महिलाओं को आरक्षण होगा, ये आपके क्या कर दिया अनिवार्य है देना ही पड़ेगा, इससे आप हट नहीं सकते हो। स्वैच्छिक में क्या डाल दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको आरक्षण दो, तो ये विधानमंडल के ऊपर डिपेंड करता है, वो स्वैच्छिक हो गया, बात सीधी सी है। तो अब हम उनको देख लेते हैं अनिवार्य और स्वैच्छिक प्रावधान। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनिवार्य यानी बाध्यकारी है, ये तो करना ही पड़ेगा, और स्वैच्छिक आपको भी आरएस प्री निकालना है तो ओल्ड पेपर देखने पड़ेंगे भाई। दूसरा आपको क्या है स्वैच्छिक, और पहला आपका बाध्यकारी या अनिवार्य, तो ये विवेकाधीन वैकल्पिक उपबंध है। तो अनिवार्य में देखो एक गांव या गांव के समूह के लिए क्या होगी ग्राम सभा होगी, ये ग्राम सभा आर्टिकल 243 ए के अंतर्गत कहा गया है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि आपके ग्राम सभा है सांविधिक निकाय संवैधानिक निकाय, बिल्कुल संवैधानिक निकाय है। क्यों निकाय है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 243 ए के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 243 इसका मतलब ये क्या है संवैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है भाई संवैधानिक निकाय है, इस चीज को याद रख लीजिएगा, संवैधानिक निकाय है संवैधानिक निकाय। ये भी प्रश्न पूछा है। ग्राम स्तर पर पंचायत, माध्यमिक स्तर जिला स्तर पर आपके क्या है पंचायतों की स्थापना करना, तीनों स्तर पर सीटों के लिए आपके प्रत्यक्ष चुनाव की बात करना, माध्यमिक और जिला स्तर पर प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। आपके क्या कहा गया तीनों स्तर पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। देखो गांव के अंतर्गत तो आपके वार्ड पंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, उप सरपंच का आपके क्या अप्रत्यक्ष होता है, सरपंच का आपका क्या प्रत्यक्ष चुनाव होता है। फिर आपका कौन सा मिडिल में पंचायत समिति, पंचायत समिति में अप्रत्यक्ष 2 का होता है, प्रधान का उप प्रधान का, बाकी पंचायत समिति सदस्य आपके क्या है सीधा प्रत्यक्ष होता है। जिला परिषद में जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख का अप्रत्यक्ष होता है, और जिला परिषद मेंबर का क्या है प्रत्यक्ष होता है। ये क्या कहा माध्यमिक और जिला परिषद जिला स्तर के प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है ना, जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख प्रधान उप प्रधान, ये बात कर रहा है। पंचायत के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष तथा सदस्यों को आपके क्या है मताधिकार के आपके क्या है प्रावधान करना। फिर आपके क्या है पंचायतों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है 21 वर्ष है। एक बार आरएस के अंतर्गत प्रश्न पूछा था और उसमें दे दिया कि यहाँ पे 18, 21 की जगह क्या लिख दिया था 18 वर्ष है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कितनी होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए। अभी मैं प्रश्न बताऊंगा तो आपको ये फील आएगा कि रियली में ऐसा ही कंटेंट पढ़ना चाहिए। फिर सभी स्तरों पर एससी और एसटी सदस्य या प्रमुख दोनों के लिए आपके क्या है आरक्षण। कहने का मतलब है कि आपके जैसे गांव के अंतर्गत क्या है सरपंच भी बनाएंगे तो आपके क्या है एससी एसटी है तो उसका आरक्षण मिलेगा, यदि वार्ड पंच भी बनेगा तो उसका भी आरक्षण मिलेगा, ये कह रहा है। यानी पंचायत समिति सदस्य बनेगा उसको भी आरक्षण मिलेगा, और आपके प्रधान बनेगा उसमें भी आरक्षण होगा, ये कहना चाह रहे हैं। सभी स्तरों पर सदस्य और प्रमुख दोनों के लिए 1/3 पदों पर महिलाओं का आरक्षण। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा मैं बता रहा हूं कि आपके देखो सभी स्तरों पर सदस्य और प्रमुख के लिए 1/3। संविधान कहता है कि 1/3 आरक्षण किसको देना है महिलाओं को देना है। हमारा राजस्थान उससे भी थोड़ा आगे जाके सोचता है, वो कहता है कि ग्राम स्तर पर आपके क्या है निचले स्तर पर ग्राम स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कितना दिया गया है 50% दिया गया है। आपसे क्या ऑप्शन डालेगा कि भारतीय संविधान के आपके 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, आपके सीटें आरक्षित की गई। आप पढ़ के जाओगे राजस्थान वाला और अप्लाई करोगे इंडिया वाले पे, इंडिया वाला कहता है कि 1/3 है, संविधान में सिर्फ 1/3 है। राजस्थान सरकार एक्ट बना के आपके क्या है 50% आरक्षण देती है। क्या है संविधान तो कहता है 33% है, वो कहते हैं 50% है, इसलिए संविधान में 50% नहीं है। प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या है थोड़ा सा सहजता से कार्य करना पड़ेगा। पंचायतों के साथ ही मध्यवर्ती जिला निकायों का कार्यकाल आपके 5 वर्ष का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यदि किसी पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह की अवधि के भीतर नए चुनाव करवाए जाने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होगा, और वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए आपके क्या है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में एक वित्त आयोग होगा। वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग है, प्रद्युमन सिंह जी आपके अध्यक्ष है, और आपके अशोक लाठी और लक्ष्मण सिंह जी आपके उसके मेंबर है।
इन्होंने कहा है 6.75% पैसा आपके पंचायतों और नगरीय निकायों को देना चाहिए, जिसमें से आपके 75 पॉइंट आपका 10% पैसा पंचायती राज को और 24.90% पैसा आपके नगरीय निकायों को देना चाहिए। ये बात इसके अंतर्गत कही गई है छठे वित्त आयोग के अंतर्गत। ये आपके क्या है सब्जेक्ट जो अनिवार्य हैं। फिर आपके क्या है स्वैच्छिक है। अब देखो स्वैच्छिक क्या है, ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्ति और प्रकार्यों से युक्त करना। देखो ग्राम सभा के पास में पावर नहीं है, सिर्फ बैठक कर सकता है। पावर कहाँ है, पावर तो सचिव जी लेते हैं, आपने देखा होगा ना, क्योंकि जो सरपंच है वो सचिव जी के पीछे घूमते हैं। फुलेरा वाली मूवी में पंचायत वाले में देखा होगा आपने। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को निर्वाचन के तरीके निर्धारित करना। आपके ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, आप कहेंगे सरपंच होता है। और सरपंच के निर्वाचन हमारे यहाँ पे सरपंच कैसे सीधा चुना जाता है, क्या है सीधा चुना जाता है, प्रत्यक्ष चुना जाता है, यह भी निर्धारित करना क्या है स्वैच्छिक है। ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष को मध्यवर्ती पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना, जहां मध्यवर्ती पंचायतें नहीं है जिला पंचायतों में। कहने का मतलब है कि जो सरपंच साहब है आपके पंचायत समिति में, आपके 50-60 सरपंच होते हैं, वो 50-60 सरपंच आपके क्या है पंचायत समिति के भी आपके क्या है पंचायत समिति की बैठक होती है, वहां पे उनको जाना चाहिए, उसमें प्रतिनिधित्व है। ये मध्यवर्ती आपका यदि पंचायत नहीं होती है तो जिला पंचायत। ये क्यों लिखा मध्यवर्ती नहीं होती है, एक नहीं होती है, क्यों लिखा, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि संविधान में यह प्रावधान कर दिया गया कि जिस राज्य की पॉपुलेशन आपके 20 लाख से कम है, जिस राज्य की पॉपुलेशन आपके 20 लाख से कम है, वहां पे मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा, दो स्तर होंगे, ग्राम स्तर और जिला स्तर रख सकते हैं। तो आपके ऐसा गोवा है और सिक्किम है जहां पे आपके दो स्तर हैं, एक तो ग्राम पंचायत है और एक आपका क्या है जिला परिषद है। तो आगे आएगा मैं बता दूंगा। मध्यवर्ती निकाय पंचायतों के अध्यक्षों को जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जितने भी आपके एक जिले के अंदर प्रधान है उनका आपका जिला परिषद में प्रतिनिधित्व की बात, ये स्वैच्छिक है भाई, देना चाहे तो। जैसे अभी नहीं है, अभी आपके प्रधान आपके जोधपुर के आपका जयपुर का कोई प्रधान है, वो जयपुर की जिला परिषद में आके बैठता नहीं है। फिर आपके क्या विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों के विशेष के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायती राज संस्थाओं, संसद या विधानमंडल दोनों सदनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए, ये भी स्वैच्छिक है। आपने देखा होगा पंचायत समिति वाले में आपके कभी कभी क्या है उस क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र तो विधायक भी जाता है, ये स्वैच्छिक है, राज्य सरकार चाहे तो। जैसे सांसद है कोई, मान लेते हैं जयपुर का सांसद है और जयपुर की मीटिंग चल रही है जिला परिषद की, तो जयपुर का सांसद जा सकता है, लेकिन वो स्वैच्छिक है। फिर आपके क्या है पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देना। देखो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देना आपके क्या है स्वैच्छिक है। महिलाओं को आरक्षण देना, SC ST को आरक्षण देना, वो किसके अंतर्गत है, आप कहेंगे अनिवार्य में है। पंचायत स्थानीय सरकार के रूप में कार्य कर सके, इसे तो उन्हें अधिकार और शक्तियां देना। पंचायतों को सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करने के लिए शक्तियां और दायित्वों का प्रत्यायोजन करना। और 11वीं अनुसूची के आपके 29 विषयों में से सभी या अथवा कुछ को आपके क्या है उनको सौंप देना। फिर पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, उन्हें उचित कर लगाने का, शुल्क लगाने का अधिकार देना, कर आपका संग्रहित कर सके, शुल्क पद कर आदि पंचायतों को अधिकृत करना, पंचायतों को अनुदान देना। फिर आपके क्या पंचायतों में निधि का गठन करना और पंचायत का धन आपके उसके अंतर्गत क्या है जमा किया जा सके, ये स्वैच्छिक है। ये राज्य विधानमंडल के ऊपर डिपेंड करता है कि इनको लागू किया जाए या नहीं किया जाए, वो आपके उसके अंदर। अब हम एक एक चीज को देखते हैं आगे चलकर, जहां से और प्रश्न बन सकते हैं। पहला आता है ग्राम सभा। ग्राम सभा आपके क्या है 243A है और ग्राम सभा से प्रश्न पूछा जा सकता है। ग्राम सभा क्या होती है, आप कहेंगे ग्राम सभा एक पंचायत सर्किल है, उस पंचायत सर्किल के अंतर्गत जितने लोग वयस्क मतदाता है वो सब के सब ग्राम सभा में काउंट किए जाते हैं। ये एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि आर्टिकल 243A के अंतर्गत है। तो आप कहेंगे ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो आपका क्या है किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर उनको दिया जाए या उपबंधित किया जाए। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर आपके क्या बनती है, ग्राम सभा बनती है। ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न ही पूछा गया है कि आपके क्या है ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता। आपसे ऑप्शन में मिलेगा कि ग्राम पंचायत के सभी व्यक्ति नहीं पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनती है। ये एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि आर्टिकल 243A में बात है ग्राम पंचायत का प्रत्येक सदस्य
सदस्य वयस्क मतदाता इसका क्या होता है, सदस्य होता है। होता कि नहीं होता है? वयस्क मतदाता क्या शब्द है? वयस्क मतदाता। इसका मतलब पंजीकृत मतदाता जो वोट दे सके। ग्राम सभा का आयोजन वर्ष में 4 बार तथा तिमाही में 1 बार होना चाहिए। 26 जनवरी को तो होना ही चाहिए, 1 मई को होना चाहिए, 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर को। ग्राम सभा के 10% सदस्य या अधिक 15 या तो 10% सदस्य या उससे अधिक 15 दिन का लिखित नोटिस देकर विशेष ग्राम सभा का आयोजन करवा सकते हैं। यह भी प्रश्न पूछ लिया है। कितने प्रतिशत आपको अभी बताऊंगा मैं। ग्राम सभा की गणपूर्ति 10% मतदाताओं की उपस्थिति से होती है। आपको याद रखना, विशेष सत्र के लिए कितना, 10% मेंबर। यहां से सारे के सारे प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। अगला क्या है, पंचायतों का गठन की बात है आर्टिकल 243 बी के अंतर्गत, मतलब ये स्तर की बात कर रहा है। कितने स्तर? 3 होंगे। अधिनियम भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद है। किंतु यहां शब्द आ गया किंतु, जो मैं कह रहा था वो किंतु यहां पे जाके मिल गया आपको कि उस राज्य में जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से आपके क्या हो, कम हो, वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है। क्या लिख दिया कि जिस राज्य की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वह मध्यवर्ती स्तर, मध्यवर्ती कौन है? देखो, गांव नीचे है, जिला ऊपर है, बीच में आपका पंचायत समिति है, इसको मध्यवर्ती स्तर बोलते हैं भाई। जैसे गोवा और सिक्किम में पंचायतों के 2 ही स्तर हैं, या तो जिला है या आपके ग्राम पंचायत है, बीच वाला पंचायत समिति है ही नहीं, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन 20 लाख से आपके क्या है, कम है। फिर आपके संरचना की बात, स्ट्रक्चर की बात की जाती है। पंचायतों के सभी स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से भरे जाएंगे। यहां से भी प्रश्न पूछा, आगे बताऊंगा मैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य सरकार द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार होगा। मैंने क्या कहा, यह स्वैच्छिक है कि सरपंच सीधा चुना जाएगा या अप्रत्यक्ष चुना जाएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। ये क्या लिख दिया कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का मतलब सरपंच का चुनाव राज्य द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार तथा मध्यवर्ती एवं जिला पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपनों में से किया जाएगा। इसका मतलब मेंबर होंगे, मेंबर आगे जाके वोट देंगे, इसका मतलब अप्रत्यक्ष होगा। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद के सदस्यों का मध्यवर्ती एवं जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व है। इनको पदेन सदस्य बोला जाता है। क्या? पदेन सदस्य के रूप में राज्य विधानमंडल विधि बनाकर आपके क्या है, नियत करेगी कि आपके कौन सा विधायक किसके आपके ग्राम पंचायत नहीं पंचायत समिति के अंतर्गत बैठेगा या जिला परिषद के अंतर्गत प्रतिनिधित्व देगा, वो पदेन सदस्य के रूप में होगा। तो ये आपके क्या है, पंचायतों की स्ट्रक्चर के अंतर्गत बात की जाती है। फिर स्थानों का आरक्षण देखो, आर्टिकल 243 ए, मैंने क्या बोला, SC ST और आपका महिला है उसको तो दिया गया संविधान में अनिवार्य आरक्षण, और पिछड़ों वालों के लिए क्या लिख दिया कि वो राज्य के विधानमंडल पे डिपेंड करेगा, यानी वो स्वैच्छिक है। SC ST के को प्रत्येक पंचायत में उनकी पॉपुलेशन के आधार पर आपके क्या आरक्षण है। महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित है। राजस्थान विधानमंडल, देखो यहाँ पे क्या विधानमंडल है, संविधान नहीं है। यहाँ पे संविधान ने कितना दिया, 1/3 दिया, लेकिन राजस्थान विधानमंडल ने कानून बनाकर महिला आरक्षण को 1/3 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये 50% तो राजस्थान सरकार करती है, आपके क्या है 1/3 ही संविधान में दिया गया है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला राज्य विधानमंडल के सविवेक यानी स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। आर्टिकल 243 डी के तहत अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान अरुणाचल प्रदेश के राज्य पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वहां तो क्या है, वहां पे आपके क्या है अनुसूचित जातियों के लिए, क्योंकि वहां जनजातियां ही हैं, अनुसूचित जातियां ही नहीं, इसलिए उनके आरक्षण की व्यवस्था का वहां पे प्रावधान लागू होता ही नहीं है। फिर आपके पंचायतों की अवधि क्या है, तो पंचायतों की अवधि के बारे में क्या है कि पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष होगा, चलती रहेगी। विधि के अनुसार पहले भी विघटित की जा सकती है। पंचायतों को गठित करने के लिए निर्वाचन विद्यमान पंचायत की अवधि समाप्त होने से पहले कर लिया जाएगा, 6 माह की जो अवधि है उससे पहले। और यदि पंचायत का विघटन हो जाता है तो निर्वाचन उसके विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर होगा। और विघटन के पश्चात, यहाँ पे देखो क्वेश्चन बनता है कि विघटन के पश्चात जो पंचायत बनती है वो शेष
शेष अवधि के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा पूरी अवधि के लिए, मतलब 5 वर्ष के लिए। हाँ भाई, यहाँ पे क्या है, शेष अवधि, मतलब 3 साल के बाद विघटन हो गया तो पीछे कितना बचा, 2। अब ये शेष अवधि 2 वर्ष के लिए आपके क्या काम करेगी, जो नई आपकी पंचायत बनेगी। यदि शेष अवधि 6 माह से कम है तो फिर वोट कराने की आवश्यकता नहीं है, 6 माह तो ऐसे ही काम चला लेंगे। क्या है, ऐसे ही इसके अंतर्गत आपके काम चला लिया जाएगा। फिर आपके क्या है, राज्य वित्त आयोग आर्टिकल 243I और आर्टिकल 243Y, वाई के तहत तो आपके क्या है, हमने देखो आयोग वाला टॉपिक पढ़ लिया है, उसको करीब 10,000 लोगों ने देख लिया है, तो आप भी उसको देख लेना, कोई पीछे ना छूटे। क्योंकि आरएस फ्री के अंतर्गत स्टेट एकेडमी का जो चैनल है, आपका टेलीग्राम चैनल पे तो पीडीएफ दे दी गई है। यहाँ पे देखो, कोई कहता है ना टेलीग्राम नहीं मिलेगा, तो ये जो पीडीएफ है इसके ऊपर आप हाथ लगाएंगे, हाथ लगाते ही आपका क्या है, ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ इंस्टाग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, यहाँ पे आपका व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्या है, यूट्यूब मिल जाएगा। जैसे ही पीडीएफ पे हाथ लगाएंगे आपको क्या है, सारी चीजें अपने आप ही खुलती जाएगी आगे के आगे। तो आपके क्या है, राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। अभी आपके कितने 6 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। इस आयोग का आपका काम क्या होगा कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कुल करों, चुंगी, मार्ग कर, एकत्रित शुल्कों का राज्य के पंचायतों में बंटवारा कितना का दिया, 6.75% का। आपका 6वां वित्त आयोग ने बोला कि सरकार इतना पैसा दे उनको, ये बात हुई। फिर करों, चुंगी, मार्ग एवं शुल्कों का निर्धारण जो पंचायतों को सौंपे गए हैं, राज्य की समेकित निधि से आपको क्या है, अनुदान दिया जाना चाहिए। फिर क्या है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए आवश्यक उपाय बताए जाए। राज्यपाल द्वारा आयोग को सौंपा गया कोई और का मामला है ताकि पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके, उसके लिए भी ये कार्य करेगा। जे में क्या है कि राज्य विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों के लेखों यानी खातों की देखभाल और परीक्षण का कार्य करेगा। वित्त आ गया। निर्वाचन आता है के अंतर्गत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का, क्या है, निर्वाचक नामावली तैयार करने का, और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण करना, चुनाव करवाने का। अभी कौन है, मधुकर गुप्ता आपके क्या है, राजस्थान निर्वाचन आयुक्त है। राजस्थान निर्वाचन आयुक्त आपके क्या है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है, जुलाई 1994 के अंतर्गत होती है। 1 सदस्यीय निकाय है, याद रखिएगा। निर्देशन नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। वर्तमान में कौन है, मधुकर गुप्ता है। देखो, मधुकर गुप्ता तो आपके राज्य निर्वाचन आयुक्त है, और निर्वाचन अधिकारी कौन है, जो कि भारत सरकार यानी जो भारतीय आपका निर्वाचन आयोग है दिल्ली वाला, उसके अंडर होता है, वो आपके नवीन महाजन है, याद रखिएगा। आगे क्या है, सदस्यों के लिए योग्यता क्या है, यानी वो राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्य हो, वो उसकी 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो, वो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा अयोग्य नहीं हो। भाई अयोग्य नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अगला क्या है, पैसा अधिनियम। कौन सा पैसा अधिनियम कब आता है, 1996 को आता है। कब आता है, आप कहेंगे पैसा अधिनियम 1996 को आता है। ये कहता है, पैसा अधिनियम क्या कहता है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम, हमारे संविधान की अनुसूची 5 और 6 के अंतर्गत जहाँ पे 50% से अधिक पॉपुलेशन आपके क्या है, अनुसूचित आपके जनजातियों की है, वहाँ पे आपके क्या पैसा अधिनियम कार्य करता है। अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए जून 1994 में एक समिति का गठन किया गया, जिसका हेड बनाते हैं दिलीप सिंह भूरिया को। किसको बनाया जाता है, आप कहेंगे दिलीप सिंह भूरिया समिति बनती है, ये आपके सिफारिश करती है। इस सिफारिश पर संसद ने पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पैसा, इसको 1996 को आपके क्या है, अधिनियमित कर दिया जाता है। ये वर्तमान में आपके कितने 10 राज्यों के अंतर्गत कार्यरत हैं। 5वीं अनुसूची में उल्लेखित कौन सा, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना है। पहले 9 थे, तेलंगाना का गठन हुआ, तो अब आपके कितने हो गए, 10 हो गए, याद रखिएगा। पैसा अधिनियम के अनुरूप राज्यों में भी पैसा कानून बनाए गए हैं, और नियमों की समरूपता के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने अगस्त 2006 में BD शर्मा की अध्यक्षता में एक आपके क्या है, उप समिति का गठन किया कि राज्यों के अंतर्गत क्या समानता हो ऐसे कानून बनाने के लिए। तो BD शर्मा के आपके नेतृत्व में क्या है, समिति का गठन किया गया है। फिर आपके पांचवा पॉइंट क्या है कि जून 1998 में राजस्थान ने आंध्र प्रदेश के बाद पैसा अधिनियम को आपके क्या कर दिया गया, आप कहेंगे लागू कर दिया, जून 98 के अंतर्गत लागू कर दिया।
फिर 30 सितंबर 1999 को राजस्थान में पैसा अधिनियम के अनुसार कानून बनाया गया। तो ये तो क्या है, भारत सरकार वाला लागू किया कब, 1998 में। और 30 सितंबर 1999 को राजस्थान भी आपके क्या है, पैसा अधिनियम बनाती है, उसके अनुरूप कानून बनाती है। और उस कानून को कब लागू किया जाता है, आप कहेंगे 30 सितंबर 1999। डेटें पूछी जाती है। राजस्थान पैसा नियम कब आता है, तो आप कहेंगे 2011 में आता है। 2 नवंबर 2011 को इसका क्या है, गजट नोटिफिकेशन आपके जारी होता है। क्या है, गजट नोटिफिकेशन कब जारी होता है, तो 2 नवंबर 2011 को पैसा नियम, यहाँ पे नियम का जारी होता है। और 1999 में राजस्थान में पैसा अधिनियम बनता है 30 सितंबर 1999। और भारत सरकार वाला लागू कब किया जाता है, जून 1998 में लागू किया जाता है, याद रखिएगा। फिर राजस्थान में पैसा अधिनियम देखो, 1994 के उपबंधों को राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के संबंध में पंचायत उपबंध, कौन सा, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 के अनुरूप बनाने के लिए राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू करने के संबंध के उपांतरण अधिनियम 1999 बनाया गया, जो कि 26 जून 1999 को आपके क्या है, प्रवर्त हो गया है। पैसा अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान के आपके 8 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ तो संपूर्ण जिले हैं। पाली, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और सिरोही आपके क्या है, आंशिक रूप से जिले हैं। फिर आपके ग्राम पंचायतों की संरचना है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे, ग्राम पंचायतों के जो स्ट्रक्चर है। अब देखो स्ट्रक्चर से कैसे, ये देखो सरपंच, आपका सरपंच ग्राम पंचायत का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इसका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष चुनाव। देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष चुनाव वयस्क मतदाता द्वारा। शपथ कौन दिलवाता है, निर्वाचन अधिकारी दिलवाता है। त्याग पत्र किसे, बीडीओ को देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पहले 2 साल नहीं आ सकता है, लास्ट का 1 साल नहीं आ सकता, इसका मतलब तीजा और चौथा साल आ सकता है। और आ गया तो पास कैसे होना चाहिए, 3/4 से होना चाहिए। कितना, 3/4। कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। योग्यता क्या है, आयु इनकी कम से कम 21 वर्ष हो। 22 नवंबर 1995 के बाद आपके 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। 2 से अधिक संतान है तो सरपंच भी नहीं बन पाओगे। घर में क्या होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, तभी सरपंच का चुनाव लड़ पाओगे। तो ग्राम पंचायत, सरपंच ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आपके क्या है, चुना जाता है। शपथ निर्वाचन अधिकारी। और आपके क्या है, त्याग पत्र आपका विकास अधिकारी। अविश्वास प्रस्ताव प्रारंभिक 2 वर्ष और अंतिम 1 वर्ष में नहीं लाया जा सकता है। तीसरे और चौथे वर्ष में यदि लेके आ गए तो उसको 3/4 से पास होना पड़ेगा। कार्यकाल इनका होता है 5 वर्ष। चुनाव के लिए योग्यता 21 वर्ष, 2 बच्चे होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए, घर में शौचालय होना चाहिए। फिर आपका आता है उप सरपंच। अब देखो ये वार्ड पंच है ना, ये वार्ड पंच मिलकर किसका चुनाव करते हैं, उप सरपंच का करते हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। वार्ड पंचों द्वारा चुना जाता है। निर्वाचन अधिकारी इनको शपथ है। वीडियो आपके क्या त्याग पत्र देता है। अविश्वास प्रस्ताव सरपंच के समान ही है, मतलब पहले 2 वर्षों में नहीं आ सकता है, अंतिम 1 वर्ष में नहीं आ सकता। तीसरे और चौथे वर्ष के अंतर्गत आपके क्या है, यह अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, जो कि 3/4 से पास होना चाहिए। फिर आपका वार्ड पंच है, ग्राम पंचायत का सदस्य है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। आपके निर्वाचन अधिकारी शपथ है। वीडियो साहब को आपके क्या है, त्याग पत्र है। अविश्वास प्रस्ताव इनके विरुद्ध नहीं लाया जा सकता है। ग्राम पंचायत में न्यूनतम 5 वार्ड पंच तो होने चाहिए। यदि 3,000 से अधिक पॉपुलेशन है तो प्रति 1000 आपके क्या है, 2 पंच और बढ़ाए जाएंगे। क्या है, ये आप मान लेते हैं किसी गांव की पॉपुलेशन आपके 6000 है, तो 3000 पे तो 5 हो गए। फिर आप अगले जो 1000 से जोड़ेंगे तो 3 और हो गए, तो 6 और जुड़ जाएंगे, और 6 और 5 आपके कितने हो जाएंगे, 11 वार्ड पंच हो जाते हैं। फिर पंचायत समिति, पंचायत समिति का अध्यक्ष आपका प्रधान होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, क्योंकि पंचायत समिति सदस्यों द्वारा शपथ आपको उपखंड अधिकारी दिलवाते हैं। त्याग पत्र जिला प्रमुख को देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष, अंतिम 1 वर्ष में नहीं लाया जा सकता, और जो लाएंगे वो 3/4 से आपका क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। यह प्रश्न पूछा था आपका पंचायत समिति सदस्य, ये ऑप्शन में था प्रत्यक्ष निर्वाचन वयस्क मतदाताओं द्वारा। यह ऑप्शन आपका पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित होते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा है। ये त्याग पत्र किसको, प्रधान को देंगे। इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। फिर आपका उप प्रधान, जो पंचायत समिति सदस्य हैं वो इसका चुनाव करते हैं। उपखंड अधिकारी शपथ है। जिला प्रमुख को त्याग पत्र है। और अविश्वास प्रस्ताव पहले 2 साल नहीं, अंतिम 1 साल भी नहीं। और फिर आपके क्या है, 3/4 बहुमत से इसको क्या है, पारित होना चाहिए। कितना, 3/4। मैंने इतनी बार बोल दिया, अब तो आपको ये चीजें याद हो गई होगी। फिर जिला परिषद, जिला परिषद का आपका प्रमुख कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, जिला प्रमुख। प्रत्यक्ष निर्वाचन जिला परिषद सदस्य द्वारा, क्या है, अप्रत्यक्ष भाई, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है।
और शपथ कलेक्टर साहब दिलवाते हैं, और त्याग पत्र तो आपको संभागीय आयुक्त को देना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव पहले 2 साल नहीं, अंतिम 1 साल नहीं, ला दिया तो 3/4 से पास होना चाहिए, तभी आप उनको हटा सकते हो। फिर आपका उप जिला प्रमुख, जिला परिषद का उपाध्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से आपका निर्वाचन है। शपथ जिला कलेक्टर, त्याग पत्र जिला प्रमुख को, अविश्वास प्रस्ताव वो सेम का सेम अविश्वास प्रस्ताव है। इसके बाद में सदस्य, ये सदस्य होते हैं जिला परिषद के, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, शपथ जिला कलेक्टर है, और त्याग पत्र जिला प्रमुख को, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। क्या है? नहीं लाया जा सकता सदस्य के विरुद्ध। फिर आपके क्या है? जिला आयोजना समिति है, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है, मैं बताऊंगा अब आने वाले हैं प्रश्न थोड़ी देर बाद में। तो आपको याद रखना, संविधान का अनुच्छेद 243 जेड डी, 243 आपका जेड डी है, इसके तहत आपका कौन सा है? जिला आयोजना समिति का गठन किया गया है। जिला आयोजना समिति का गठन 243 आपका जेड डी के तहत है। जिला आयोजना समिति का समावेश राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121। आजकल क्या है कि राजस्थान में टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए धारा पूछने लगे, अभी बताऊंगा धारा वाले प्रश्न भी पूछे हैं। राजस्थान सरकार ने जनवरी 1997 में एक अधिसूचना जारी कर जिला आयोजना समितियों के गठन का प्रावधान किया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 350, 351, 352 में जिला आयोजना समिति के गठन की, निर्वाचन की शक्तियों के विस्तार से उल्लेख किया गया है। धारा 350, 351, 352 1996 का नियम है, उसके तहत है। अब देखो ये प्रश्न पूछा गया है ये कि आपके कितने जिला आयोजना समिति में कुल होते हैं 25 आपके क्या सदस्य, कितने होते हैं? 25 सदस्य होते हैं। 25 में से आपके 20 सदस्य स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से निर्वाचित याद रख लीजिएगा, और 5 सदस्य राज्य सरकार द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत पूछा जा सकता है। तो 25 में से 20 तो निर्वाचित, 5 आपका मनोनीत होते हैं। मनोनीत कौन होंगे? कलेक्टर साहब होंगे, अपर कलेक्टर, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का सीओ होगा, जिला परिषद का, संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई स्वैच्छिक अभिकरणों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति इसके अंतर्गत हो सकता है। ये आपके क्या है? 5 व्यक्ति होंगे, आपके क्या है? ये मनोनीत किए जाएंगे। क्या है भाई? मनोनीत किए जाएंगे, याद रख लीजिएगा। फिर आपके क्या है? जिला प्रमुख कौन? जिला प्रमुख आपके जिला आयोजना समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। मुझे याद आ रहा है 2019 के आसपास में दिल्ली, जब हम दिल्ली रहते थे उस समय आपके क्या है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इसकी मीटिंग चल रही थी, जिला आयोजना समिति की मीटिंग चल रही थी। विधायक और आपके क्या सांसद पास पास में बैठे थे। वर्तमान सरकार है उन्हीं के आपके विधायक थे, और उन्हीं की सरकार के आपके विधायक थे जो केंद्र में सरकार है। जब ये मीटिंग चल रही थी, कलेक्टर साहब भी उस मीटिंग के अंदर बैठे थे। विधायक और सांसद आपस में लड़ लिए कि जो रोड है उस रोड के शिलान्यास में मेरा नाम नहीं है, और उससे उन्होंने क्या है? जूता से वार शुरू कर दिया था। तो उसी साल आईएएस का प्री हुआ था। किसका? आईएएस का प्री हुआ, और उसी जूतों के वार से आईएएस प्री में प्रश्न आ गया था जिला आयोजना समिति से संबंधित। याद रखना, करंट अफेयर से प्रश्न को जोड़ के पूछा जाता है। तो आपके क्या है? जिला प्रमुख इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। जिला आयोजना अधिकारी इसका क्या होता है? सचिव होता है। जिला आयोजना समिति का मुख्य कार्य पंचायती राज संस्था, नगर पालिका द्वारा तैयार की गई आपकी वार्षिक योजनाओं का समेकन कर उनको इंटीग्रेट कर संपूर्ण जिले में विकास योजना का प्रारूप तैयार कर और राज्य सरकार को अग्रेषित करना, यानी उनको भेजना। पंचायती राज विभाग जिला आयोजना समिति का प्रशासनिक विभाग है। कौन सा? पंचायती राज विभाग आपके जिला आयोजना समिति का क्या है? प्रशासनिक विभाग है। इस चीज को याद रखिएगा भाई, प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं। अब देखो ये 3-4 मैंने धाराएं बताई, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा आपके 38 क्या कहती है? 38 कि राज्य सरकार किसी भी पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष को, उसके उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए किसी भी ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगा। कौन? राज्य सरकार, जो कार्य करने से इनकार कर दे। सरपंच साहब सरकार को बोले मैं काम नहीं करता हूं, मेरा काम ये नहीं है, नीरू यादव की तरह बनो, होकी वाली सरपंच की तरह बनो, अच्छा काम करो। यदि काम नहीं करोगे तो धारा 38 के तहत आपको हटा देंगे। फिर आपके आरएस 2021 में पूछा था धारा 89 के तहत ग्राम सेवक के स्थान पे क्या कर दिया? ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया। आरएस से, आरएस 2021 का हुआ था आपके कब? 27 अक्टूबर के आसपास, 27
नवंबर को ये पेपर हुआ था, 27 नवंबर को पेपर हुआ आरएस 2021 वाला। उसके अंतर्गत ये आपके अक्टूबर की खबर थी और यहाँ से प्रश्न पूछ लिया था कि आपके कौन सी धारा के तहत वीडियो को आपका विकास अधिकारी अभिव्यक्त किया जाता है। फिर धारा जो 90 है, इसमें जिला स्थापना समिति का गठन और उनकी कृतियों का उल्लेख, मतलब उनके जो कार्य हैं उसका उल्लेख किया गया है। फिर धारा आपके 92 में राज्य सरकार किसी पंचायती राज संस्था, उसकी किसी स्थायी समिति द्वारा पारित किसी संकल्प या आदेश को क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। आपके क्या है, कोई सरपंच कहे कि मैं ऐसा आदेश पारित करता हूं, तो आपके क्या है, धारा 92 के तहत सरकार उसको रद्द भी कर सकती है। फिर आपके धारा कौन सी, 94 है, राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को क्या कर सकती है, विघटित कर सकती है। धारा आपके कौन सी, 94 के तहत उसको विघटित किया जा सकता है। तो ये हमने क्या कंटेंट के स्तर पे आपकी सारी चीजें पूरी देख ली है। जो स्टेट एकेडमी आपके लिए आरएस में कर रहा है ना, इतना अच्छा कर रहा है, सारा कंटेंट दिया जा रहा है। उसके बाद में आपके क्या है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, ताकि आप क्या है, आप अपने मुकाम को पा सकें। तो सबसे पहली चीज, एक स्टेट एकेडमी को आपको क्या है, मजबूत करना पड़ेगा। इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास में पहुंचाइए। इससे क्या है कि मुझे एनर्जी मिलती है, मेरी टीम को एनर्जी मिलती है। और आपको टेलीग्राम ग्रुप चाहिए तो इसी पीडीएफ के ऊपर आपको हाथ लगा लीजिएगा भाई। इसको आप जैसे ही टच करेंगे अपने आप खुल जाएगा आपका टेलीग्राम। फिर आपको वीडियो देखना है, अदर वीडियो, तो इसके ऊपर जाइएगा, यहाँ से मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल है, ग्रुप क्या चैनल है, जहाँ पे प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है। फिर आपके क्या इंस्टाग्राम है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत की गई है। अब हमने जो पढ़ा है कितना याद है, मैंने सारी चीजें पीछे लिख दी है भाई, याद रखिएगा। मैंने लिख दिया इस बार कि भाई ऐसे प्रश्न आए हैं, सोच को अच्छा रखो, अच्छा नजरिया रखोगे तो अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, राजस्थान में, कहाँ पे, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है। आरएस 2013 में, इतना इजी प्रश्न। आपको लगेगा कि आरएस में तो टप आता है, हम तो इजी पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टप नहीं आता है, टप आपको बना दिया जाता है, क्योंकि आप क्या, नींद, रात भर नींद आती नहीं है, क्योंकि सपने में वो किताब आ रही है, कुछ और आ रहा है। तो आपको क्या है, अच्छे से पढ़ना है। क्या लिखा पहला, 2013 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से क्या ग्राम सभा बनती है, क्या ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति से क्या ग्राम सभा बनती है। कार्यकारी समिति कौन है, सचिव जी, सचिव जी करते हैं ना पंचायत में, वो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आपका। फिर अगला क्या है, पंचायत सर्किल में आने वाले गांव या गांव के पंजीकृत मतदाताओं से क्या ग्राम सभा बनती है, क्या। चौथा है, ग्राम सर्किल में आने वाले गांव और गांव के सभी निवासियों से बनती है, क्या। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनाया था मैं आपको, क्या है इसमें मैंने क्या बताया, क्लियरिटी रखिएगा सारी चीजें। देखो, निर्वाचित सदस्यों से तो क्या है, ग्राम पंचायत का आपके क्या है, सरपंच, उपसरपंच और आपके वार्ड पंचों से बनता है, वो ग्राम सभा नहीं बनती है। ये ग्राम सभा आपका आर्टिकल 243, कौन सा, आर्टिकल 243 ए के अंतर्गत है। इसमें कहा गया है कि ग्राम सभा पंचायत, क्या लिखा, पंचायत सर्किल में आने वाले गांव और गांव के भाई, ये दो क्यों लिखा, देखो क्या है कि आजकल क्या है कि दो तीन आपके क्या है, छोटे छोटे गांव बन के एक राजस्व गांव बनता है, बड़ा गांव बनता है। जैसे मैं जिस गांव से आता हूं उसके भी आसपास में छोटे छोटे आपके डाणियां हैं, वो आपस में मिलके आपके क्या बनता है, गांव बनता है, उसका सरपंच बनता है। तो ये कहता है ऐसा नहीं कि तुम गांव, डाणी वाले भी तो इसके पंजीकृत मतदाता होंगे भाई। तो गांव या गांव के आपके क्या है, पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर आपके क्या है, ग्राम सभा बनती है। ये राजस्थान सरकार ने अधिनियम बना के इसको ग्राम सभा के अंतर्गत बताया कि आपके पंचायत सर्किल में जितने लोग हैं वो आपके पंजीकृत मतदाता है, वयस्क मतदाता है, जो कि 18 साल से ऊपर के मतदाता है, वो इसके क्या है, मेंबर होते हैं, ग्राम सभा कहलाती है। तो इसका आंसर सीधा सा क्या हो जाता है, सी आंसर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, आपको आरपीएससी की अप्रोच को पकड़ने में आप क्या है, सक्षम होते जा रहे हैं। तो इसका आंसर आपका क्या है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, आरएस 2018 के अंतर्गत पूछा था, कब, 2018। देखो प्रश्न इजी है, यदि कंटेंट को अच्छे से पढ़ लिया ना, प्रश्न इजी है। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम या नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का आपका प्रावधान करता है। यानी कौन सा अधिनियम या नियम
ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का आपके क्या है प्रावधान करता है? क्या पंचायती राज अधिनियम 1994 करता है, या राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 करता है, या राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण अधिनियम 1999 करता है, या राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 करता है। तो आपके क्या है, ग्राम सभा की जो संयुक्त बैठक है, इस संयुक्त बैठक का प्रावधान आपके नियम संख्या 2011 है। इसके अंतर्गत आपके क्या है, राजस्थान पंचायती राज जो कि अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के संबंध में जो उपांतरण नियम 2011 है, इसके द्वारा आपके क्या है संयुक्त बैठक, कौन सी बैठक, आपके संयुक्त बैठक का प्रावधान है ग्राम सभा की। याद रखिएगा 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखो, ये क्या पूछा है, 2021 का प्रश्न है, आरएस के अंतर्गत पूछा गया। क्या पूछा, राजस्थान पंचायती राज कौन सा है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में, ये देखो इजी प्रश्न है, करंट अफेयर से जोड़ के पूछा है, किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है। आरएस 2021 आपके क्या 88 में, 89 में, 91 में या 90 में, अभी हम पढ़ के आए हैं कि 89 के अंतर्गत क्या है आपका ग्राम सेवक से क्या बन गया, वीडियो बन गया। क्या बन गया भाई, वीडियो बन गया। याद रखिएगा तीसरे का आंसर आपका 89 है, 89। अगला प्रश्न क्या है, आरएस प्री 2016 के अंतर्गत प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि जिला आयोजन समिति में निर्वाचित और पदेन सदस्य कितने होते हैं, पदेन मनोनीत है ना, कितने सदस्य होते हैं आपसे ये, क्या 20 और 5, 20 और 10, 20 और 2 और 20 और 3। आपको मालूम होगा भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 आपका कौन सा है, जेड.डी, इसमें आपके जिला आयोजना समिति की बात की गई है। और जिला आयोजना समिति है, इसके अंतर्गत मेंबर होंगे टोटल 25, 25 में से निर्वाचित होंगे 20, निर्वाचित कितने होंगे 20, निर्वाचित को याद रखिएगा 20 होंगे भाई, और पदेन या मनोनीत कितने होंगे, तो आप कहेंगे ये होंगे 5 भाई। कितने होंगे, कलेक्टर होगा, अपर आपका कलेक्टर होगा, ग्राम विकास आपके क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित आपका विभाग है, उसका आपके क्या सचिव होगा, ये सारी चीजें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके 20 और 5, पहले क्या दे रखा निर्वाचित, तो निर्वाचित यहाँ पे 20 है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ये आपके एसआई 2016 के अंतर्गत पूछा है। क्या है, एसआई 2016 में क्या पूछा है कि कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया है। स्थानीय मैंने क्या बताया कि दो, यानी ये दो डेट है, एक आपके 11 अक्टूबर 1959, यहाँ पे आपका आरजे है, यहाँ पे आपका एपी है, क्या है आंध्र प्रदेश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट का आपका कौन सा बगदरी गांव, और 11 अक्टूबर 1959 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के महबूब नगर के अंतर्गत आपके क्या है पंचायती राज की स्थापना की जाती है। तो ये आपके हो गया एसआई में प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न क्या है कि जिला आयोजना समिति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका 243 डी के अंतर्गत है। 25 मेंबर होंगे, 25 में से 20 आपके क्या निर्वाचित होंगे, 5 आपके पदेन होंगे, याद रखिएगा इसके अंतर्गत। अगला जो 7वां प्रश्न है कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा आपकी नीत है, क्या प्रस्तावना के अंतर्गत है, मौलिक अधिकार में है, नीति निर्देशक तत्व में है, या 10वीं अनुसूची में है। 2 दिन के बाद में हमारी राजस्थान पॉलिटी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में आपके भारत का भूगोल शुरू करेंगे, साथ में आपके एक और सब्जेक्ट शुरू कर देंगे जिसका नाम रहेगा भारत का संविधान। अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से उसको कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे क्या है पंचायती राज की अवधारणा, ये आपके क्या है नीति के निर्देशक तत्व है। आर्टिकल आपका 36 से 51 तक, इसके अंतर्गत आपका आर्टिकल आता है 40, कौन सा आता है 40 आता है, जिसको आप
आपके गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसके अंतर्गत आते हैं। क्योंकि 10वीं अनुसूची तो आपके किससे दल बदल से हैं, किससे भाई, दल बदल से। आया राम गया राम आपने सुना होगा, दल बदल से संबंधित है। आपका 1985 के अंतर्गत है। 1985 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। फिर आपका मौलिक अधिकार अलग है, प्रस्तावना आपका अलग है। तो इसका आंसर आपका क्या है, सी हो जाएगा। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंतर्गत आपके क्या, पंचायती राज की अवधारणा दी गई है, याद रखिएगा। अगला क्या है, देखो सीटी ग्रेजुएशन लेवल में भी प्रश्न अच्छा पूछा है कि निम्न में से कौन सा असत्य है। अब आपको बताना है असत्य कौन सा है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में प्रश्न पूछा कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को आपका क्या है, लागू हुआ है। दूसरा, पेशा अधिनियम दिलीप सिंह बुरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया है। तीसरा, पेशा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में आपके क्या है, लागू है। और चौथा, इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपरा रीति रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण करना है। अब आपको मालूम होगा कि ये प्रश्न पूछा जाता है 2022 को, ये 2022 को पूछा जाता है। तो पहले आता है 2014, आपका 2 जून 2014 आता है। क्या है, 2 जून 2014 आता है। आंध्रा से अलग बन के एक तेलंगाना राज्य बन जाता। कौन सा राज्य? यदि ये 2014 से पहले प्रश्न पूछता तो ये आपके सारे सही हो जाते। ये तो प्रश्न पूछा है 2022 के अंतर्गत और 14 में आपके क्या, तेलंगाना राज्य बना। तो आपके क्या है, इस पेशा अधिनियम के अंतर्गत अब वर्तमान में आपके 9 राज्य नहीं है। अब राज्यों की संख्या कितनी हो गई है, 10 राज्य है, जिसमें राजस्थान भी आपका क्या है, शामिल है। क्या है भाई, राजस्थान भी इसके अंतर्गत आपका शामिल है, याद रखते हुए चलिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखो, ये आपके क्या है, सीटी 12th लेवल है। इसमें पूछा राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य, देखो प्रश्न पूछा, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। मेरे दोस्त इसको देखिएगा, मैंने क्या बोला, प्रधान, एक आता है प्रधान, एक आता है उप प्रधान, क्या आता है, उप प्रधान, और एक आपके क्या आता है, आप कहेंगे पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ये सदस्य हैं। इन सदस्यों को आपके चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से। कैसे, प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मतदाताओं के द्वारा। किसके द्वारा, वयस्क जो मतदाता है इनके द्वारा चुना जाता है, मतदाता द्वारा चुना जाता है। ये जो आपके वयस्क मतदाताओं द्वारा इनको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिनको कहा जाता है पंचायत समिति सदस्य। ये पंचायत समिति सदस्य एक अपने में से एक को उप प्रधान चुनते हैं और एक को आपके क्या है, प्रधान चुन लेते हैं, मतलब चुनाव होता है तो प्रधान। तो इसका मतलब प्रधान और उप प्रधान दोनों आपके क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव से आपके चुने जाते हैं, क्योंकि जनता सीधे वोट थोड़ी कर रही है, वोट तो वो सदस्य कर रहे हैं। तो ये आपका कौन सा, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या है, अप्रत्यक्ष। तो इसका आंसर क्या है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये सदस्य की बात हो रही है, किसकी, आप कहेंगे ये सदस्य की बात हो रही है, याद रखिएगा। अगला क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए सीटी 12th ग्रेजुएशन लेवल नहीं है, 12th लेवल है 2019 में, कि दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसने की थी। जेवी के राव समिति ने, सादिक अली समिति ने, के संतानम समिति ने या अशोक मेहता समिति ने। आप सबको मालूम होगा कि 1977 वाली जो समिति है, अशोक मेहता समिति ने बोला कि आपके क्या है, सभी स्तरों पर, क्या है, आप कहेंगे सभी स्तरों पर दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की है। क्योंकि 2 स्तर पे तो होता है, पंचायत समिति पे होता है और जिला स्तर पे होता है। ये कहता है कि ग्राम स्तर पे भी आपके क्या है, दलीय निर्वाचन की अनुशंसा करने वाली कमेटी है आपकी कौन सी, अशोक मेहता समिति है। 1977 उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई आपके पीएम होते हैं आपके, उन्होंने इस कमेटी का गठन किया था। इन्होंने 132 सिफारिशें दी थी, कितनी, 132। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है, नहीं, याद रखिएगा। पहला क्या है कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत, कहां पे, 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, ये तो ठीक है। फिर आपका क्या, ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। क्या ग्राम पंचायत में चुनाव, आपको चाहे वार्ड पंच बनना है या सरपंच बनना है, आपकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। कितनी, 21 वर्ष होनी चाहिए आपकी उम्र, कितनी, 21 वर्ष। ये सत्य नहीं है, यही
ही नहीं है भाई, यहीं पे पकड़ा गया। सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत होती है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं, शुरुआत करते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आपका लागू होता है। क्या है, इसको लागू हुआ था कैसे, क्योंकि ये आपका बन गया था, लेकिन ये आपके कब लागू होता है, आप कहेंगे 24 अप्रैल को आपके लागू होता है 1973 में। कब, 1973, 1993 के अंतर्गत ये लागू होता है। आपको याद रखिएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की क्या देता है, गारंटी देता है, तो डी देता है। डी के अंतर्गत क्या है, आपके आरक्षण की बात है। सी के अंतर्गत आपके क्या है, संरचना, पंचायतों की संरचना की बात की जाती है। फिर आपका जो एच है, एच में आपके किसकी, करारोपण की बात की जाती है। आर्टिकल आपका 243 आई के अंदर वाई के अंतर्गत फाई, यानी वाईफाई, यानी ये फाइनेंस विभाग की बात करता है, इसको याद रख लीजिएगा। 243 डी में आपके क्या है, पंचायतों के लिए आरक्षण, ये संविधान के अनुच्छेद में है। यदि आपसे पूछ लिया जाए 50% आरक्षण संविधान में है क्या, तो आप कहेंगे नहीं है, वहां तो आपके कितना 1/3 ही है। ये 50% राजस्थान की जो विधानसभा है, विधानसभा आपके कानून बना के महिलाओं को यह आरक्षण देती है, तो इसको आपको इस दृष्टिकोण से याद कर लेना है। अगला क्या है प्रश्न कि राजस्थान में पंचायती राज के संबंध में सही युग्म कौन सा है, सही जोड़ा कौन सा है, उसके बारे में बताना है। देखो क्या लिखा, स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम का निर्माण आपके कब होता है, 1949 को होता है। क्या स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना कब होती है, 1952 में होती है। क्या शादी कली समिति 1962 में है। क्या गिरधारी लाल व्यास समिति 1973, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। कौन सा, गिरधारी लाल आपके व्यास समिति 73 है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1963 आ जाएगा। आपके विभाग की स्थापना कब होती है, 1948 में होती है, 1949 के अंतर्गत होती है। और ये आपके क्या अधिनियम का निर्माण कब होता है, तो आप कहेंगे ग्राम पंचायत आपका अधिनियम का निर्माण 1953 में होता है, और ये लागू होता है 1 जनवरी 1954 को लागू होता है। कब, 1 जनवरी 1954 को आपका लागू होता है। याद रख लीजिएगा इसको कि राजस्थान में पंचायती राज के संबंध में सही जोड़ा कौन सा है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि शादी कली समिति आपके क्या है, आपके 63 के अंतर्गत है। कब है, 63 में है। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज को संस्था को विघटित किया जा सकता है, तो धारा आपके कौन सी है, तो आप कहेंगे धारा जो 94 है, इसके तहत आपको क्या है, विघटित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, आप इसका आंसर दे देंगे कि इसको आपके क्या है, विघटित किया जा सकता है। याद रख लीजिएगा इसको। और ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाने के लिए ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाने के लिए ग्राम सभा में कितने सदस्यों की लिखित सहमति आवश्यक है, 1/3, 1/10, कुल सदस्य संख्याओं का बहुमत, कुल सदस्य संख्याओं का 2/3 बहुमत। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कुल सदस्य संख्याओं का 1/10 या उससे अधिक, जो कि 15 दिन पूर्व नोटिस देके ये बैठक बुलाई जा सकती है। तो कौन सा है, कुल सदस्य संख्याओं का आपके क्या है, 1/10 सदस्य। इस चीज को याद रखिएगा। ये जो आपका पंचायती राज का टॉपिक है, मेरे दृष्टिकोण से मैंने इसको अच्छे से कवर किया है। आपको भी ये क्लास पसंद आएगी, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दूसरा क्या है, अपने दोस्तों को बोलिए स्टेट एकेडमी के ऊपर RS प्री की तैयारी आपको पूर्ण रूप से फ्री में करवाई जा रही है। सारा कंटेंट, उसकी PDF आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर है, चैनल पे है। आप क्या है, इनको भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप का आपके चैनल है। और आपको क्या है, स्टेट एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और स्टेट एकेडमी अपने दोस्तों को भी बताइए कि RS की तैयारी फ्री करवाई जाती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।